हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी तक। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी की एडिटोरिया की जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 है उसको आज हम सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। और इसको हम सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक, इसको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 नंबर तक इसको हम सोल्व करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसको सोल्व करते हैं। और दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करेंगे 1 से 150 तक। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में कहाँ पर क्या ट्रिक लग रही है या कहाँ पर क्या कॉमन सेंस लग रहा है। उसके साथ जहाँ पर जो अगर कुछ किसी का कंसेप्ट बताने का होगा तो मैं आपको उसको साथ में आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। ये नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका आंसर दूंगा, नहीं। उस क्वेश्चन पे हम थोड़ा रुकेंगे, कम से कम 20 से 25 सेकंड में आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इसमें कैसे और अच्छे से हो सकता था, यार वो आप यहाँ पर और कितना ज्यादा सोच सकते थे। और दोस्तों, मैं लास्ट में जब जब लास्ट में जब 150 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे लास्ट में, और जब आप क्वेश्चन नंबर 1 से 150 तक जाओगे तो आप अपने आप में खुद में एक चेंज फील महसूस करोगे। वो महसूस तभी कर पाओगे दोस्तों जब आप क्या करोगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। क्या? एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। ऐसा नहीं है कि कान में ईयरफोन लगा लिए बैठे हैं लाइब्रेरी या घर पे या दीवार पे लगा लिए कमर या चेयर पे और देख रहे हैं वीडियो को लाइक ए मूवी। नहीं, आप इसमें साथ साथ सोल्व करना। ठीक है, अपनी साथ साथ में जो कॉमन सेंस, अपनी जो रीजनिंग है वो भी आप इसमें साथ साथ आपको डेवलप करनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो दोस्तों, तो वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप ये वीडियो मत देखिएगा, ये आपके लिए नहीं है। फिर ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सीरियस कैंडिडेट हैं। ठीक है जी, वो मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहते हैं, बस यही है। मेरी तरफ से यही मैसेज है दोस्तों। अगर आपको मतलब कि पूरा अच्छे से एक्टिवली देखना तो आप मेरी देखिए, अगर इसका फिर कोई फायदा नहीं होगा आपको को देखने का, आगे आपकी चॉइस है, एज यू विश। तो एज यूजुअल मतलब जो हमारा जो एग्जाम है उसमें लगभग नहीं, पूरा 1 महीना बचा हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन या अल्टरनेट डे पे आपको एक टेस्ट सीरीज सोल्व करूंगा। आप अगर टाइमिंग बोलोगे उस टाइमिंग पे करूंगा, अगर लाइव बोले लाइव आके करूंगा। ओके दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए करते हैं सोल्व। और दोस्तों, अगर आपको इस मेरे अपडेट के रिलेटेड जुड़ना है कि मैं कब लाइव आ रहा हूँ कब कौन सा क्वेश्चन, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, क्या है, यूपीएससी तक, और इसके आगे 3, इसको सर्च करो, ये मेरा एक चैनल है। और इसी के अगर आप 03 लगा दोगे तो एक ये मेरा ग्रुप है। ओके दोस्तों, टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पूछ रहा है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है जी। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट द गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, इन विच टोटल 72 delegates participated। ठीक है जी। ऑन द सजेशन ऑफ दादाभाई नारोजी, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज चेंज्ड फ्रॉम इंडियन नेशनल यूनियन टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी। अगला जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सेशन एज ही वाज मोस्ट प्रोमिनेंट नेशनल लीडर दैट टाइम। ठीक है जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक ये फैक्ट है जी। ठीक है जी। अगला जी, एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वाइसरॉय इंडिया वाज द लॉर्ड डफरिन एंड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एयू ह्यूम। ओके जी। अब देखिए जी, इसको मैं बिल्कुल पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा, और हम इसको ऐसे अगले क्वेश्चन का ऐसे सोल्व नहीं करें, अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और उसमें से गलत सही मैं आपको बताता चला जाऊंगा। इसमें देखो क्या है, ये तो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, ये जो हुआ था ये गोकुलदास तेजपाल उसमें ही हुआ था। ठीक है, ये मतलब इसको शेड्यूल तो किया गया था कहाँ पर, इसको शेड्यूल किया गया था पुणे में। ठीक है जी, अगर एग्जामिनर पूछ सकता है, बट वहाँ क्या हो गया था, वहाँ पर क्या क्या फैल गया था, वहाँ पर प्लेग फैल गया था। तो प्लेग की वजह से इसमें क्या फैल गया था, वहाँ पर प्लेग फैल गया था, और उसकी वजह से ना इसको कहाँ पर किया गया कंडक्ट, बॉम्बे में। ठीक है जी। इसमें 72 डेलीगेट थे, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी हुई दोस्तों सही। ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है, जो इंडियन नेशनल जो यूनियन पहले इसका नाम था, बट इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, किसकी, ऑन द सजेशन ऑफ द दादा भाई नारोजी। ये बिल्कुल जो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आप ये देखो तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ना, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, इनकी जगह यहाँ पर थे कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है जी, ये वोमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, ये गलत होगी, ये गलत होगी। ऐसे करके हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऐसे करके हमारा आंसर बी आ गया। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग द स्पीड एंड लीडरशिप ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, लीडर और एरिया। तो जो सैयद हैदर राजा, ठीक है, ये जो सैयद हैदर राजा थे, चिदरम मतलब पिल्लई थे, लाला लाजपत राय थे, और लोकमान्य देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना आपको, आपको ये तो पता होगा, जो
जो जो चिदम्बरम जो पिल्लई हैं वो मद्रास प्रेसिडेंसी थे, ये हम बार बार पढ़ जाते हैं। तो मेरा बी में 3 आ गया, मुझे इतना आ गया, तो बी में 3 देख लो कहाँ कहाँ है। ये बी में 3 यहाँ है, ये कट गया दोस्तों, और मेरी तरफ से ये कट गया। अब बी में 3 और बी में 3, ठीक है जी। अब आप सी और डी में देखो, आपको पता है जो लोकमान्य जो तिलक हैं, तिलक जी हैं, ठीक है, ये लोकमान्य जो तिलक हैं और ये लाला लाजपत राय, यहाँ पर बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक में। तो लोकमान्य तिलक थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ये करते थे बॉम्बे और पुणे से, ठीक है। तो डी में 4 देखो, अब डी में 4 किस में आ गया जी, ए में, तो डी में 4 है, तुम्हारा आंसर ए आ गया। और लाला लाजपत राय थे, ये कहाँ से थे, ये पंजाब से थे, ये कहाँ से थे, ये पंजाब से। तो फिर से जो सैयद राजा कहाँ से हो गई, ये दिल्ली से हो गई। ओके दोस्तों, ऐसे एक मतलब क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब धीरे धीरे और हम इसकी थोड़ा डीप में जाएंगे, अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है, अभी देखते हैं। इन द क्वेश्चन मतलब कि जो कानपुर जो कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है, वो केस हुआ था कब, 1924 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी वाज नॉट पुट ऑन ट्रायल, मतलब कोई किसको ट्रायल पे नहीं किया गया था। ऐसे डांगी को किया गया था, ठीक है जी, शौकत उस्मानी को किया गया था, मुजफ्फर अहमद और भगत सिंह। अरे भाई भगत सिंह यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। इसका आंसर ये बिल्कुल डायरेक्ट है, देखो ये इसमें इसमें ओड एंड आउट कट गए, या भगत सिंह जी, ठीक है जी। भगत सिंह का तो रोल था जहाँ सैंडर्स की अगर हत्या हुई थी, तब वो आए थे, उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, ठीक है जी। वो जो ट्रेड के रिलेटेड एक बिल पास हो रहा था उसमें। तो ये तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। अब आप थोड़ा आपको कानपुर को जो ये बता देता हूँ, इसका जो बेस है वो कहाँ पर था। एक तो बोल्शविक जो जो रिवोल्यूशन हुई थी रशिया के अंदर 1920, वहां से ये इंस्पायर थी जी, ठीक है जी। और इनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या लगाया था, सेडिशन लगाया था। सेडिशन मतलब कि जैसे कि आप मतलब कि सोवरन, आप गवर्नमेंट की जो सोवरनिटी उसको हार्म कर रहे हो, ठीक है। आप नेशनलिटी की जो नेशनल है, आपके अंदर जो नेशनलिटी की सोवरनिटी को आप उसको हार्म कर रहे हो, आप सिक्योरिटी को हार्म कर रहे हो, तो उस पे क्या लगा देते थे दोस्तों, एक सेडिशन होता था, ठीक है जी, सेडिशन। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, एट विच प्लेस डिड गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एस्टेब्लिश द इमरजेंसी हेडक्वार्टर, मतलब लॉर्ड कैनिंग ने इमरजेंसी हेडक्वार्टर कहाँ पर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी, क्या इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद। अब ये इलाहाबाद ऐसे हम इसको ये नहीं छोड़ेंगे, आइए इसको हम थोड़े बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस होता है, गंगा और यमुना का क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस, यानी दोनों नदियां यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर एक पार्क है जी, कौन सा है, कौन सा है यहाँ पर, मिंटो पार्क। यहाँ से जो मिंटो पार्क है जी, कौन सा है यहाँ पर, मिंटो पार्क, इलाहाबाद में, ठीक है। यहाँ से जो मतलब कि क्वीन विक्टोरिया की जो प्रोक्लेमेशन हुई थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ रेलवे अक्योर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर एक्स, ठीक है जी, वेयर द रेलवे बजट वाज सेपरेटेड जनरल बजट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ वाई, ठीक है जी। पहले तो मैं आपको ना कुछ बता देता हूँ, मैंने शायद ये मिस कर दिया बताने में। आप जो भी क्वेश्चन करो, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर में ऐसे उसको हाईलाइट करना है कि ये क्या क्या बोल रहा है, ऐसे पढ़ के ऐसे, ठीक है जी। तो ये एक्स डलोजी, करजन, लिटन और डलोजी, इसने बोला है कि जब रेलवे बजट और जब जनरल बजट थे दोनों अलग अलग हुए थे, तो किस समय हुए थे, ये किस समय हुए थे, ये बताइए किस समय हुए थे। ये करजन के समय हुए थे, और एक कमेटी आती है जो अकवर्थ कमेटी होती है जी, ठीक है जी। कब हुए थे, बोलिए कब हुए थे, करजन के समय। और एक कौन सी कमेटी आती है, ये अकवर्थ कमेटी आती है जी। ये अकवर्थ कमेटी ने क्या कब आई थी, ये 1920, ठीक है जी, 1920 और 1921 में थी। ये इसने क्या कर दिया था, जनरल बजट से जो हमारा ट्रेन का जो रेल का बजट था उसको अलग कर दिया था। और हमारी जो 2017 में इसको, ठीक है जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो सीतारमण जी थे, मैम थी, मैम है, उन्होंने क्या किया था, इसको इनको मतलब कि दोनों को एक साथ कर दिया था जी, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया था, अलग कर दिया था जी, और इन्होंने इनको क्या कर दिया था, कंबाइन कर दिया, मतलब एक साथ कर दिया। आप मुझे, आपको पता है जो पहली जो ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ चली थी, आप बता सकते हो। जो पहली इंडियन जो ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ चली थी, ये आप एक ये फैक्ट है, आप लिख लीजिए कहाँ है ये, कहाँ से कहाँ चली थी। ये बॉम्बे से थाने चली थी। कब चली थी, बॉम्बे से थाने चली थी, ठीक है जी। कब चली थी, 1853 में पहली बार इंडिया के अंदर ये ट्रेन चली थी, ये फैक्ट था यहाँ पर। अगला जी, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अमृतसर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 908 ऑफिशियली डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है जी, हमें नहीं पता, एक मिनट क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। कलकत्ता सेशन 906 फॉर रेजोल्यूशन पास्ड ऑन स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। 906 नहीं, ये नहीं है। चलिए आगे आइए। अभी इसमें सूरत सेशन 1907 में लाला लाजपत राय नेम प्रपोज्ड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द मॉडरेट। अच्छा जी, ठीक है जी।
फर्स्ट दिल्ली जो दरबार था 1870 में ग्रांट किया था, इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉर्ड लिटन डिस्पाइट ऑफ द फेमाइन। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आ गया, मतलब कि ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री पेयर वर्ड आ गया जी। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, जो जो फर्स्ट दिल्ली दरबार लगा था, ये जो लॉर्ड किसके समय पे लगा था, ये लिटन के समय लगा था, ये बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है जी। अब जो सूरत का सेशन था 1907 में, इन्होंने क्या किया था, लाला लाजपत राय का नाम दिया था। ठीक है जी। और किसका दिया था जी, और बाल गंगाधर तिलक का नाम दिया था इन्होंने। लाला लाजपत राय का नाम दिया था और जो किसका, बाल गंगाधर तिलक का नाम दिया था। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया हमारी। ठीक है जी। कोलकाता सेशन जो 1905 में नहीं था, ये किसमें हुआ था जी, 1906 वाला नहीं, ये 1905 में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी गलत। और अमृतसर सेशन मुस्लिम लीग 1908 में, ये बिल्कुल ठीक है जी। जिसके एक्ट में जो हमारा जो 1909 का जो एक्ट आया था जी, ठीक है जी, उसके उसके तहत में अब ये क्या हुआ, 1 2 3, तो हमारा पेयर कितने ठीक हो गए, ओनली 3 पेयर हमारे क्या हो गए, ये ठीक हो गए। हमारा तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट काउंसिल, करेक्ट। जो फर्स्ट काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी, राजगिरा में हुई थी। अच्छा जी। द सेकंड जो काउंसिल वाज हेल्ड एट वैशाली, बिल्कुल ठीक जी। द थर्ड काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द पैट्रोन ऑफ द कनिष्क। ठीक है जी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 and 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। ये किसके, ये जो थर्ड थी ये कनिष्क के समय नहीं हुई थी, थर्ड किसके समय हुई थी बताओ। जो थर्ड जो थी वो किसके समय हुई थी, ये अशोका के समय हुई थी। ठीक है जी। जहाँ अशोका का जो धम था उसके, ठीक है जी। जो फोर्थ काउंसिल जो काउंसिल थी वो कनिष्क के समय हुई थी जी। ठीक है जी। कहाँ हुई थी, फोर्थ काउंसिल कहाँ हुई थी, वो कहाँ हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, ये कश्मीर में हुई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था, फाइनल डिवीजन हो गया था किसका, हीनयान और महायान में। ओके। सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्टेट एक्सेप्टेड, जो जिन्होंने क्या किया, जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, हैदराबाद, मिसौर, अवध, पेशवा और सिंधिया। तो इसमें एक्सेप्ट तो सभी ने किया था जी। ठीक है। तो सबसे पहले हैदराबाद ने किया था, फिर मैसूर ने, फिर अवध ने, फिर पेशवा ने, फिर सिंधिया ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये दोस्तों अगर आपको कोई मान लीजिए कोई इंग्लिश में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो। इसमें हिंदी में मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द सेकंड स्प्लिट ऑफ बर्मो समाज, जो सेकंड जो स्प्लिट हुई थी बर्मो समाज में, एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साधारण बर्मो समाज 1878 में। द डेथ ऑफ द राजा राम मोहन रॉय, नहीं। केशव चंद्रा सेन मेरिंग हिज जो अंडर एज डॉटर टू द किंग ऑफ द, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। ये मतलब क्या करते थे, ये ज्ञान देते थे कि भाई मतलब कि जो लड़कियां हैं उनकी छोटी उम्र में शादी मत करो। बट उन्होंने फायदे का अपनी अपनी ही बच्ची का, ठीक है, एक राजा के साथ में मतलब कि छोटी उम्र में बच्चे के साथ शादी कर दिया। तो लोगों ने उसे बोला कि तुम जो बोलते हो वो करते नहीं हो। तो उस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया। तो हमारा आंसर इसमें डायरेक्ट बी आ जाएगा, ये उस बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वाज नॉट रिलेटेड टू प्रार्थना समाज। ठीक है, तो प्रार्थना समाज से कौन रिलेटेड नहीं है, जो इंडिविजुअल है ये देखो, नोट रिलेटेड नहीं है। आरजी भंडाकर, ठीक है जी। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ठीक है जी। महादेव गोविंद रेनाडे और आनंद मोहन बोस। अच्छा, ये आनंद मोहन बोस आपने कहीं सुना है, आपने देखो कहीं सुना सुना लग रहा होगा। देखो इसमें जो आनंद मोहन बोस है ना, यही था जी। ये बाकी तो सब थे, ये आरजी भंडाकर भी थी, महादेव गोविंद रेनाडे इसमें भी थे प्रार्थना समाज में, और आत्माराम पांडुरंग तो हम इसको पढ़ते ही हैं, जो इसके जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग जी। यानी प्रार्थना करो आत्मा से तो मिल जाएगा, ऐसे मैंने उसको करके याद किया था। तो आनंद मोहन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ओ डाउट लगा सकते हैं। ठीक है जी, ओ डाउट। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनिबेशन। मतलब इनकरेक्ट मतलब कि गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको, इसको अच्छे से पढ़ना इस वर्ड को। ठीक है जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द किसके बारे में, एनिबेशन एंड द थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ठीक है जी। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज इन अडयार मद्रास। ओके जी, होगा जी। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल हिंदी कॉलेज 1888। ठीक है जी, बिल्कुल थी वहां पर। एनी बेसेंट बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा जी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925 में। अच्छा जी। कॉपरेशन ऑफ मदन मोहन मालवीय इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बनारस हिंदू। ये बिल्कुल कॉपरेशन, तो बिल्कुल कॉपरेशन तो कोई किसी ने भी कर दी होगी, हमें क्या पता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा जी। ठीक है जी। 1985 में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे जी हमारे जी, हमारी वो को थी कौन सी जी, वो थे हमारे जी सरोजनी, सरोजनी जी कौन थी, सरोजनी जी नायडू थी। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बाकी स्टेटमेंट वो सही हो गई।
इसने इनकरेक्ट पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अहमदिया। एक तो है जी अहमदिया और एक है जी वाबी मूवमेंट, ये दो अलग अलग हैं, इनके बारे में इसने पूछा है। और इसने पूछा करेक्ट पूछा है, तो इसने पूछा था अहमदिया मूवमेंट अपोज किया था। अच्छा, इसने अपोज किया था अहमदिया, जो अहमदिया के बारे में इसने किया था, अपोज किया था क्या, जिहाद को। वेर जो वाबी मूवमेंट थी वाज एक्टिव इन द रिविटलाइजिंग ओरिजिनल इस्लाम। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अगला भी देख लेते हैं। द वाबी मूवमेंट वाज लीड बाई मिर्जा गुलाम आजाद। नहीं भाई, मिर्जा गुलाम आजाद ने इसको लीड नहीं किया था। द अहमदिया मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन बंगाल। नहीं, बंगाल में भी नहीं ओरिजिनेट नहीं हुआ था इसका। द वाबी मूवमेंट फुल्ली सपोर्टेड, अरे भाई इंग्लिश, अरे भाई इंग्लिश वाले क्यों सपोर्ट करेंगे किसी अगर उसमें चल रहा है तो, ये कॉमन सेंस लगाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए। क्वेश्चन नंबर 13, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी डिड द थर्ड कर्नाटिक वार। मतलब थर्ड कर्नाटिक वार के बारे में हम बात करेंगे। कम टू द एंड मतलब खत्म हुआ था, एंड द फ्रेंच जो मतलब रिगेन किया था, एंड देयर इंडियन फैक्ट्री। ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुआ था जिसमें, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी हुआ था, ठीक है जी, और ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था, और ट्रीटी ऑफ एक्सलाचापेल को इसमें हुई थी जी, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, ठीक है। और जो थर्ड कर्नाटिक वार हुआ था ये कब हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। ये कब हुआ था, 1758 से लेके 1763 तक ये चला था जी, ठीक है जी। और इसमें ये ट्रीटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सन्यासी रिबेलियन के बारे में पूछा है जी। इसमें इसने पूछा है इनकरेक्ट। ये दोस्तों देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है इसमें, इनकरेक्ट यानी कि गलत पूछा है। ए प्राइमरी कोज ऑफ द रिबेलियन, इसने प्राइमरी कोज बोला है, ठीक है जी। प्राइमरी कोज ऑफ द रिबेलियन वाज द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश ऑन पिलग्रिम्स ऑन होली साइट्स। नहीं भाई, पिलग्रिम्स वाले तो थे नहीं। वारेन हास्टिंग इज क्रेडिटेड विद सप्रेसिंग द रिबेलियन। नहीं, वारेन हास्टिंग भी नहीं था यहाँ। बंकिम चंद्र चटर्जी फेमस नॉवल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन दिस रिबेलियन। नहीं, इस पे ये बेस नहीं था बंकिम चंद्र जी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या है, डी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रिगार्डिंग द ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थी, ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर स्टेटेड इन ए लेक्चर डिलीवर्ड इन पुणे इन 1872 में दैट 1/3 ऑफ द नेशनल कैपिटल इज बीइंग ड्रेन्ड अवे बाय द ब्रिटिश रूल, वन फ्रॉम टू अनोदर, वन फ्रॉम टू अनोदर। तो इसका आंसर दादा भाई नारोजी। बिल्कुल, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ पे बात की थी दादा भाई नारोजी ने, बिल्कुल। रमेश चंद्र दत्त, बिल्कुल जी, इन्होंने भी बात की थी। महादेव गोविंद रेनाडे, इन्हें बात की थी। और सैयद अहमद खान, नहीं, इन्होंने बात नहीं की थी। अब ये 3 लोग हैं। अब देखो ये आप लोगों ने अगर मॉडर्न हिस्ट्री में इनको तीनों का नाम पढ़ा हुआ, बट इन्होंने एक स्पेसिफिक प्लेस पूछा है कि इन्होंने जो स्पीच दी थी डिलीवर्ड में पुणे में, और इन्होंने बोला था 1/3 ऑफ द नेशनल कैपिटल। तो यहाँ पर अब हमको एक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, और स्पेसिफिक के लिए हम क्या जाएंगे, स्पेसिफिक के लिए हम जाएंगे, स्पेसिफिक के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जी सी, जो महादेव गोविंद रेनाडे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटन हिंद स्वराज किसने लिखी थी। बहुत फेमस बुक है जी। किसने लिखी थी, डायरेक्ट महात्मा गांधी। ये तो आपको याद होना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। विच सातवाना रूलर, जो सातवाना रूलर थे उसने क्या किया था, पोर्ट्री मतलब कि पोर्ट्रियाड किया था किसका, हिमसेल्फ को। क्या, एक का ब्राह्मणा, एंड क्लेम्ड द डिस्ट्रॉयड द जो जो क्षत्रिय था, या जो क्षत्रिय बोल देते थे, या शास्त्र जो डायनेस्टी थी, वो कौन था ये वन ऑफ द कौन था, ये बताइए कौन था ये था गौतमी, गौतमी जिसमें नहीं थी, ये था, हाँ, गौतमी पुत्र सतकर्णी वाले थे, ठीक है जी। इन्होंने बोला था कि हमने ब्राह्मणों को सबको खत्म कर दिया इन्होंने, और फिर इन्होंने एक टाइटल लिया था, क्या लिया था, एक का ब्राह्मणा। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द सातवान, अब सातवाना के बारे में फिर है, रूल द टर्म्स कटक्का एंड द सकंद वर्ष इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, एपिनोज सिस्टम, ठीक है जी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सिस्टम। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नहीं, इसमें कोई ना ट्रिक है ना कोई कॉमन सेंस। अगर आपको पता है तो ये ठीक है, नहीं तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें कोई तुक्काबाजी कुछ भी नहीं लग सकता दोस्तों यहाँ। क्वेश्चन नंबर 19, विद विच कंसेप्ट इज अनेकतावाद। जो अनेकतावाद है वो एसोसिएटेड है। अब देखो अनेकतावाद, अनेकतावाद को तोड़ो एक बार, इस टर्म को, अनेकता, मिसल इसको आप हिंदी में लिखो, अनेक, ठीक है, तावाद, अनेकता यानी कि मैनी, ठीक है, और वाद यानी कि कोई फिलोसफी, कुछ भी आपको जो लगाना चाहो। तो अब ये देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ द नॉन वायलेंस, अहिंसा, अच्छा जी, ठीक है जी। द प्रिंसिपल ऑफ द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ द ट्रुथ, ओके जी।
पाथ ऑफ असिस्टिज्म, ठीक है जी, और द थ्योरी ऑफ द कर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो मल्टी मैनी मल्टी नेचर एल। आपको अगर नहीं पता है तो आप ऐसे शब्द को तोड़ के भी ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। ऑन द कॉइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड इमेज दैट इज अपीयर ऑन द फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम किस कॉइन के ऊपर मतलब भगवान की जो इमेज वो पाई गई थी, मौर्य पे, कुषाणा पे, गुप्ता पे या सुंगा पे, तो किस पे पाई गई थी, ये कुषाणा पे। कुषाणा ने भगवान की इमेज को क्या करना था, ठीक है जी। अगला है द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी इज, क्या है, एस एन राव। इंडियन आर्कोलॉजी के बारे में पूछा था, स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी, ठीक है जी, एस एन राव, ठीक है जी, जॉन मार्शल, ओके, स्ट्रूथ पिगोट और डेडी कोसम्बी। ये जो इसने पूछा है कि एक बुक है, कौन है, इंडियन आर्कोलॉजी, ठीक है जी, इंडियन आर्कोलॉजी, इसके जो राइटर हैं वो कौन है जी, इसके आर्टिकल कौन है जी, ये है एस एन राव। कौन है, एस एन राव है जी। अच्छा, जॉन मार्शल का तो आपने पता होगा, ये क्या थे, आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने काम किया था, ठीक है जी। और जो सूरत जो पिगोट है, इन्होंने आपको पता है जो हड़प्पा वाला जो डिस्कवर किया था, ठीक है जी, हड़प्पा जो डिस्क्राइब किया था मोहनजोदड़ो, तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अभी जो सोल्व करेंगे, ये बहुत ही मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, और आप इस पे स्टार मार्क लगा लेना, ये यूपीएससी पीवाई की क्वेश्चन है, तो मैं भी चांस है कि कमीशन पूछ सकता है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट, मतलब हड़प्पन साइट नहीं है ये, ठीक है जी, कौन सी जी, चौंदारो है, ठीक है, कोट दीदी है, सोगरा, सोगरा नहीं है ये क्या एक इंस्क्रिप्शन है, सोगरा क्या एक इंस्क्रिप्शन है, और ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये कहाँ पर है, ये सोगरा कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश है। और ये जो तीनों जो साइट है ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में है जी, ठीक है जी। और जो इसमें जो ये एक जो देसलपुर है, ये हमारा कहाँ है, ये इंडिया में है, इंडिया में कहाँ है, ये गुजरात वाले एरिया में जी। इन विच ईयर डिड दंती दुर्ग, ठीक है जी, द राष्ट्रकूटा, जो अब देखो आपको ये पूछेगा कि जो राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है, ठीक है जी, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट थोड़ा कर लेता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन विच ईयर डिड दंती दुर्ग इस्टेब्लिश द राष्ट्रकूट, जो राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी, अब वो किसने इस्टेब्लिश करी थी, वो किसने की थी, दंती दुर्ग ने। यहाँ से क्वेश्चन बन गया जी। अच्छा जी, अब इसकी ईयर क्या है, 740 एडी, 753 एडी, 760 एडी, 700। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिए, वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। व्हाट डिज, हाँ जी, व्हाट डज पली चंडम रेफर टू द ड्यूरिंग द चोला रूल, चोला रूल के दिनों क्या थे, टू द टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन थे, अच्छा, द डोनेटेड लैंड थे, टू मिलिट्री सिस्टम थे, टू द रेवेन्यू सिस्टम थे। तो ये क्या थे, ये क्या थी, एक लैंड थी, डोनेटेड लैंड थी, ठीक है जी, जिसको पाली चंडम, ठीक है, पाली चंडम क्या बोलता है, द डोनेटेड लैंड, क्या थी, डोनेटेड लैंड थी, ठीक है जी। और इसको मतलब कि इसमें एक होता है, एक टर्म होती है देवदाना, देवदाना इनकी भी एक टर्म थी, ठीक है जी, देवदाना, देव से यानी कि अब देखो देव को तोड़ो, देव को क्या होगा हिंदी में, देव, देव यानी कि गॉड, ठीक है जी। और दाना यानी किसी चीज को दान में दे दिया, यानी कि क्या दे दिया हमने, गिफ्ट में दे दिया, मतलब कि गॉड के लिए कोई चीज गिफ्ट में दे, जो लैंड गिफ्ट में मतलब भगवान के लिए जो गिफ्ट में दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था, देव दाना, उसको क्या बोला जाता था, देवदाना, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द अष्टप्रधान, अष्टप्रधान ये जो है अष्टप्रधान वाला है, ये क्या है, ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो मराठा वाला है, जो मराठा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें था, उसके रिलेटेड है ये। तो वकील नवीज, ओके, मजूमदार, ओके, न्यायाधीश और मामलतेदार, ठीक है। तो इसमें जो न्यायाधीश तो था जी, वकील न्यायाधीश भी था और मजूमदार भी था, ये मामलतेदार नहीं था, ठीक है जी। ये जो मामलदार होते हैं ये क्या होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो देखते हैं जी, ये इसमें नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर यूज्ड काठी एंड ए स्टैंडर्ड रोड, एक स्टैंडर्ड रोड इंस्टेड ऑफ रोप ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि एक काठी या एक स्टैंडर्ड को एक यूज किया, मतलब कि मतलब किसी चीज को दोस्तों मेजर करने के लिए, ठीक है जी, उसने क्या किया, एक काठी और एक स्टैंडर्ड को यूज किया, न कि एक रस्सी को यूज किया। तो वो कौन थे, शिवाजी, संभाजी, राजाराम और बाजीराव वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए, कौन से, शिवाजी जी ने क्या कहता है, काठी स्टैंडर्ड यूज किया था, बस आपको इतना काठी स्टैंडर्ड शिवाजी जी ने याद रखा था। 77 सिलेक्ट द इनकरेक्ट, इसने पूछा दोस्तों इनकरेक्ट, देखो इनकरेक्ट पूछना है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, मुगल ऑफिशियल दिया है और इन्होंने क्या दिया है, रिलेटेड एरिया दिया है, क्या दिया इन्होंने, मुगल ऑफिशियल दिया है और रिलेटेड एरिया दिया है। अच्छा, मुगल ऑफिशियल और रिलेटेड एरिया, इसमें है सिकदार,
ठीक, ऑफिशियल द डिस्ट्रिक्ट चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है जी। अमल गुजार द डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफिसर, हाँ जी बिल्कुल। बक्सी प्रोविंशियल मिलिट्री चीफ, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है जी, यूपीएससी में पूछा हुआ, ठीक है। कोतवाल टाउन चीफ, बिल्कुल जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए है इसमें, इसने गलत दिया है सिकदार के बारे में इसने, ठीक है जी। सिकदार जो इसमें क्या होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ये। ओके दोस्तों, इन इन हुज कोर्ट, क्वेश्चन नंबर 28, इन हुज कोर्ट डिड द, मतलब किसके कोर्ट में रिनोड किया, क्या पेंटर कौन था, अब्दुल जो सम्मद सर्वे था। अब्दुल किसके कोर्ट में था, जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। देखो ये तो आप काट सकते हो। अब यहाँ देखो कॉमन सेंस कैसे लगाते हैं, जहांगीर और अकबर। आपको पता है जो मुगल के समय पे जो पेंटिंग थी, अगर वो अपने गोल्डन एरा में थे, वो किस में थी, वो जहांगीर के समय थी, ठीक है। तो क्योंकि जहांगीर क्या था, एक खुद भी एक पेंटर था। और अकबर ने जैसे कि वो जो मतलब फोटोशाला वगैरह वगैरह आपको पता है, जो उसने ओपन करवाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इसके दरबार में था, किसके दरबार में था ये अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे ये, अकबर के दरबार में था ये, ठीक है जी। 29, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मेडिवल पीरियड टू बी किल्ड ऑन द बैटलफील्ड। मतलब जो मेडिवल, जो इंडिया में, जो आपको मेडिवल इंडिया यानी जो मुगल हैं, लोधी हैं, ठीक है, तुगलक है, इनमें से मतलब जो बैटलफील्ड में मरा था, वो कौन मरा था, सिकंदर लोधी मरा था, ठीक है जी, नुसरत शाह या इब्राहिम लोधी या नन ऑफ द दीज। तो इसमें कौन आता, कौन हुआ था इसमें, इब्राहिम लोधी। और कहाँ पर ये किसके साथ में हुए थे, इनकी लड़ाई हुई थी, किसके साथ में इनकी लड़ाई हुई थी, बाबर के साथ में। किसके साथ इनकी लड़ाई हुई थी, बाबर के साथ में, ठीक है जी। इनकी बाबर के साथ में लड़ाई हुई थी। और कब हुई थी ये लड़ाई, ये हुई थी पानीपत। जो पानीपत की जो पानीपत की जो फर्स्ट फाइट है, तो पहली लड़ाई हुई थी, वो इसके साथ हुई थी। और कब हुई थी, आपके एग्जाम के हिसाब से अगर इसको डेट देखा जाए तो वो 21 अप्रैल, ठीक है जी, 1526 को ये पहली लड़ाई हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार दिया था। तो वो कौन से है जी, इब्राहिम लोधी, ठीक है जी। और आपको इसके अंदर पानीपत का जो पहला वार था, इसी के अंदर ही मतलब कि एक लार्ज स्केल पे, ठीक है जी, गन पाउडर और कैनन, ठीक है जी, क्या गन पाउडर और कैनन का मतलब अच्छे से यूज हुआ था। अगर अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गन पाउडर का जो पहली बार यूज था वो बाबर ने किया था, वो नहीं, वो उससे पहले आ चुका था। बट कैनन का यूज जो पहली बार किसने यूज किया था, वो बाबर ने यूज किया था। ये यहाँ स्टेटमेंट सही हो जाती है, आप इसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिसिपल ऑफ सेंट निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का मतलब कि कौन है, मतलब डिसिपल या शिष्य नहीं था। शेख सलीम अली चिश्ती, ठीक है जी, अलाउद्दीन शबीर, ठीक है जी, अमीर खुसरो था जी, अमीर हसन देहलावी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बी। जो अलाउद्दीन शबीर है ये नहीं थे, बाकी ये तीनों इसके मतलब कि ये शिष्य थे। अमीर अमीर खुसरो को आपको पता है, इनको क्या बोला जाता था, तुत्ती ए हिंद बोला जाता था। इनको क्या बोला जाता था, तुत्ती ए हिंद बोला जाता था इनको। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंडेड द कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कि किस एक्ट ने क्या एंड कर दिया था, कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट इज स्टॉप किया करता, क्या कर दिया था, स्टोइंग द बिजनेस, मतलब कि बिजनेस कर दिया था किसके साथ में, एंड गवर्न इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो किस एक्ट के तहत में उनका जो बिजनेस था वो पूरा बंद कर दिया गया था, बताइए बताइए, किसमें क्या कर दिया गया था, उनका कर दिया था 1833 का जो एक्ट था, उसमें इन्होंने पूरा बंद कर दिया था। अब जो 18 जो ये वाला जो एक्ट है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें क्या क्या था, इन्होंने उसकी जो मोनोपोली थी ट्रेड की, ठीक है जी, ठीक है, वो खत्म करी थी। एक्सेप्ट किसमें, मोनोपोली किसमें रखी थी, ओवर टी और ट्रेड विद चाइना में, ठीक है जी। ची ची मतलब कि क्या, चाय और चीन के साथ में ये ट्रेड करेंगे इस एक्ट में। बट जब इस एक्ट को 1833 को आते आते समय पे इनको ये मोनोपोली थी पूरी खत्म कर दी थी जी इनकी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन मेंबर नहीं थे, इसमें टोटल कितने मेंबर थे दोस्तों, इसमें टोटल थे 7 मेंबर थे, ठीक है। अब अंजी अयंगर, असम सदुल्ला, डॉक्टर के मुंशी और जी बरदोई। मतलब जी बरदोई तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। बट मैं आपको एक बार इनकी मतलब कि उनके नाम लिख देता हूँ कौन कौन थे। एक तो थे इनके बी आर अम्बेडकर, एक मिनट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। एक तो थे इनके क्या थे, बी आर अम्बेडकर। एक थे इनके अन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है जी। और जो ये बी आर अम्बेडकर थे, ये इसके क्या थे, ये इसके थे चेयरमैन, ठीक है जी। दूसरे थे अलवदी कृष्ण अय्यर, ठीक है जी। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा उसमें। फिर एक थे के एम मुंशी, सैयद मोहम्मदुल्ला,
एक था इसमें BL मित्तर, इसने रिप्लेस कर दिया था किसको? इसने रिप्लेस कर दिया था टिट्टी कृष्णमचारी को। ठीक है दोस्तों। एक था DP खेतान, DP खेतान आपको आज भी पता होगा, जो हमारे जो घर में जो फैन वगैरह आते हैं वो DP खेतान के आते हैं। ठीक है, इसने किसको रिप्लेस किया था? माधव राव को। इसने किसको रिप्लेस किया था? माधव राव को। आप आपसे ये पूछ सकते हैं क्या टिट्टी खेतान थे? ठीक है जी। क्या माधव राव थे? बिल्कुल थे, उनको बाद में रिप्लेस कर दिया। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो ये था आपका, हो गया। आइए ये आप इसको एक बार मतलब कि थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, मैंने जो वर्ड बोले आप इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विद रेफरेंस टू द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है। अभी देखो ये शेड्यूल है दोस्तों, तो शेड्यूल पढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। क्या? TEARS OFOLDPM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है जी। इसकी एक ट्रिक है, आपको पूरे शेड्यूल इसमें याद हो जाएंगे पूरे पूरे। तो पहला जो T होता है टेरिटरी होता है, E जो होता है इसमें एलिमेंट्स, मतलब कि आपको सैलरी वगैरह वगैरह ये होती है जी। ए अफर्मेशन मतलब कि शपथ वगैरह, इसमें क्या होती है आपकी आपकी इसमें राज्यसभा होती है। इसमें जो शेड्यूल एरिया वगैरह वगैरह है वो, इसमें जो शेड्यूल एरिया जो 6 एरिया में आते हैं वो है। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ये सिर्फ 6 तक ही है, तो 6 तक ही मैंने आपको बता दिया। सेकंड शेड्यूल में क्या है? प्रोविजन रिलेटेड टू द अलाउंस, ई एलिमेंट। ठीक है जी, बिल्कुल। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन सीट इन द राज्यसभा 1 2 3 4। ठीक है जी। फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। सिक्स शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल ट्राइब। अरे भाई इसमें जो ये जो 6 शेड्यूल है ये ट्राइब के लिए नहीं है भाई, ये जो आपका जो 6 शेड्यूल है ये किसके लिए है? ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है दोस्तों। ठीक है जी। और नॉर्थ ईस्ट में भी ना इसके कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए ये, आप मुझे कमेंट सेक्शन करके ये आंसर में बताना कि नॉर्थ ईस्ट में ये कितने स्टेट के लिए है जी। ठीक है जी। वैसे मैंने कॉमन सेंस के लिए लिख दिया आपको, ATM स्क्वायर से हम इसको याद करते हैं इन स्टेट को। आप मुझे बताना इनका आंसर क्या है, ये तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्टेट के रिलेटेड इसने पूछा है। गवर्नर कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है जी। उसको एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, गवर्नर को और प्रेसिडेंट दोनों को। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द मिनिस्टर इन द स्टेट, बिल्कुल ठीक है जी। ये जो रिस्पांसिबिलिटी है ये कहाँ है? यूके, यूनाइटेड किंगडम में है जी, ये हमारे में नहीं है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने क्या पूछा था? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, अच्छा बिल्कुल सही पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है जी, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक मिनट रुकना दोस्तों, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसको देखते हैं जी। ये पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। विथ रेफरेंस टू द रेजिग्नेशन ऑफ ए चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है जी। द गवर्नर मस्ट इमीडिएटली इम्पोज आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों भाई? ये तब लगता है जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन को, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, या कोई जैसे कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है वो मतलब स्टेट के तहत है, जैसे कि मान लीजिए गुजरात पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच करता है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी यहाँ लगानी है, तब नहीं मारा, तब वो लगता है। सेकंड गलत हो गया, तो सेकंड गलत हो गया, ये कट गया, ये कट गया। वन हमारा सही है। द गवर्नर मे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इसने बोला कि मे रिक्वेस्ट द आउट गोइंग मिनिस्ट्री टू कंटिन्यू एज अ क्रिएटर, मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल वो रिक्वेस्ट कर सकता है, आइए आप और स्टेट को चलाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से बी हो जाएगा। ठीक है जी। विच आर्टिकल डील विद द सुपरिटेंडेंट्स, ठीक है जी, डायरेक्शन टू द कंट्रोल इलेक्शन ऑफ, पंचायत के लिए कौन सा आर्टिकल होता है? ये आपको याद करके, याद करा करा के है ना, आपका ना मैं पूरा वो हो चुका हूँ, पूरा करंट अफेयर में हर दिन मैं ये चीजें पढ़ाता हूँ। आर्टिकल 243 के है, ये पूरा डायरेक्ट आंसर है इसमें, इसमें तो कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर में आप मुझे बताना किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत में जो पंचायत थी इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ठीक है जी। 37 का, इन 2026 में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर जो जय ठाकुर वी यूनियन ऑफ इंडिया केस डिक्लेयर्ड, जो मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ है उसको फंडामेंटल राइट बताया गया है, आर्टिकल किसके तहत में? आर्टिकल 21 के तहत में। दोस्तों आप यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 38 ऐड कर लो, इसमें आप लिख लो कि राइट टू
पेडिस्ट्रियन, ठीक है जी, ठीक है। राइट टू पेडिस्ट्रियन इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इन विच आर्टिकल इज 21। अभी ये मतलब कि कुछ दिन पहले की न्यूज है, ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लेना। ये अभी मतलब कि लीगल इसको वो फ्रेमवर्क नहीं मिला है, बट इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोल दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिक्वायर, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमीशन को करना तो क्या चाहिएगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, स्पेशल मेजोरिटी इन द राज्यसभा एंड सिंपल मेजोरिटी। क्यों भाई लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी क्यों, स्पेशल मेजोरिटी इन लोकसभा एंड सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा क्यों भाई, स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउस, बिल्कुल जी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, बिल्कुल जी, इनमें स्पेशल मेजोरिटी दोनों के अंदर इसमें चाहिए अगर आपको चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना है तो। 39 का, अब कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, जब अब कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए ना दोस्तों, ठीक है, तो आपको उसको बहुत केयरफुली पढ़ना है। इंडिया प्रोवाइड ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट, बट रीजनेबल मस्ट कीप इन माइंड, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, बट फंडामेंटल राइट को जब हम करते हैं तो कुछ रीजनेबल उसको माइंड में रखने चाहिए। क्या रखना चाहिए, द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इन सेफगार्ड, बिल्कुल फंडामेंटल राइट इसलिए बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है ये। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड सोशल नीड आर नोट बार, बिल्कुल ठीक है जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी बाईपास, ये कैन बी बाईपास क्यों भाई, आपने मतलब बोला है कि रीजनेबल मस्ट कीप इन माइंड दैट, ये लाइन या तो फिर आप गलत हो जाएगी, तो ये हमारा थर्ड गलत हो गया। अब एक और हम थोड़ा ऑप्शन कट करके देखते हैं, ये थर्ड गलत हुआ, अभी नहीं हुआ। कलेक्टिव और पब्लिक इंटरेस्ट कैन, ठीक है जी, कैन बोला इन्हें, जस्टिफाई रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल राइट। हाँ, अगर आपका कोई पब्लिक इंटरेस्ट है तो उसमें आप कर सकते हैं ना, जैसे कि हमारा जो विद रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट के बारे में पूछा इन्होंने। अब पार्लियामेंट के बारे में देखिए जी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में प्रोरोग कर सकता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट, ठीक है, विदाउट नेसेसरली एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने अभी आपको जस्ट एक पहले क्वेश्चन में बताया था कि गवर्नर, ठीक है जी, और प्रेसिडेंट, ठीक है जी, कोई भी कुछ भी काम है ना किसके बिना एड एंड एडवाइस पे नहीं कर सकते, तो ये विदाउट एडवाइस क्यों करेगा भाई, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है, ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन इसमें ओनली वन ऑल टू, तो इसने पूछे हैं, ठीक है जी। अब इसने जो स्टेटमेंट दो दी है ये देखिए जी, normally house is prorogued after it has been be adjourned sine die, but the president is not constitutionally prevented from the proroguing a house while it is still in session, ठीक है जी, नॉट इन सेशन, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल भाई, क्यों, प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है भाई। द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट हु जनरली एक्ट एज द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट इन रेयर सिचुएशन, बिल्कुल ये ठीक है जी आपका। और आपका जो ये है, ये जो स्टेटमेंट है, एक मिनट, ये इसने नोट ये बोला है, बट उसके बाद इसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिवेंटेड, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिवेंटेड नहीं है, ये ठीक है जी, ये कन्वेंशन पे है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगर आपको कई बार ये लगता है कि आपको जैसे कि कई बार इंग्लिश में कुछ वर्ड का नहीं पता है, तो आप उसकी हिंदी भी देख सकते हो। मेरा ये पर्सनली आपको सजेशन, अगर किसी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप उसको हिंदी में देख सकते हो। 41 नंबर क्वेश्चन, बहुत बार न्यूज में रहने वाली क्वेश्चन है। एक खरग आइलैंड है जी, ठीक है, बिलोंग टू विच ऑफ द कंट्री, ओमान, इजराइल, ईरान। अभी इजराइल, ठीक है जी, ईरान, ये कहाँ पर पड़ता है, जो आपका जो खरग आइलैंड है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पर्शियन गल्फ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, पर्शियन गल्फ में पड़ता है जी, ठीक है जी, ये जो कोस्ट ऑफ ईरान के पास में पड़ता है। यहाँ पर ईरान का क्या है, 90% जो ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, जेंडल होता है, वो यहीं से होता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ द कॉन्फ्लुएंस, अच्छा जी, जहाँ पर नदियां मिलती हैं, अलकनंदा अड़पिंडार रिवर है, वो कहाँ पर मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में, नंद प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में और रुद्र प्रयाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या, कर्ण प्रयाग में। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण प्रयाग में। ये भी आप लोगों को मैं अच्छे से करवा चुका हूँ। अच्छा, तो इसको वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा लगेगा आपको यहाँ पर 1-2 मिनट। जो सबसे पहले जो आपका जो विष्णु प्रयाग है, ठीक है जी, यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है जी, यहाँ पर मिलती है जी अलकनंदा, ठीक है जी, और दूसरी कौन सी मिलती है यहाँ पर, धौली गंगा, ठीक है जी। अब लिखे ना मेरे साथ में, जो नंद प्रयाग है जी, यहाँ पर क्या कौन सी मिलती है जी, अलकनंदा और नंदाकनी।
कर्णप्रयाग का तो मैंने आपको अभी बता दिया है ये, ठीक है जी, ये आंसर ही होगा हमारा क्वेश्चन का। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है दोस्तों? अलकनंदा और मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। ओके दोस्तों, आप इसको ये नोट कर लेना। और जो अगला क्वेश्चन है वो है कि द जो पेन्नार रिवर है, ठीक है जी, जो मेजर रिवर है इन सदर्न इंडिया में, ठीक है जी, फ्लोइंग थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब किस किस स्टेट में ये बहती है? तो ये कहाँ कहाँ बहती है? ये तमिलनाडु और कर्नाटका में बहती है, बिल्कुल जी, और तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये ओरिजिन कहाँ से होती है? ये एक नंदी हिल्स है, ठीक है जी। कहाँ पर है ये नंदी हिल्स? ये कर्नाटका के अंदर में है जी, वहां से ये ओरिजिन होती है जी। एक करा इस्थमस है जी, ऑल्सो नोन एज द डेविल नेक, इसको डेविल नेक के नाम से बोला जाता है, लोकेटेड बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग? अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है जी, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। इसका आसपास का और ऑप्शन देख लेते हैं। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, नहीं, बे ऑफ बंगाल में कहाँ थे भाई? साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक ओशियन, ये तो बहुत दूर हो गया भाई। रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, नहीं, आसपास ही नहीं। तो इसका आसपास ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, क्या ऑप्शन आ रहा है इसका आंसर? इसका ए, क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा जी, ठीक है जी। यहाँ पर एक मतलब आपको पता होगा एक कनाल प्रोजेक्ट चलाया गया था उसको बाईपास करने के लिए स्टेट ऑफ मलक्का को, ठीक है जी, तब ये न्यूज में आया था। क्वेश्चन नंबर 45, एक है पमलू, ठीक है, बेवार और धैया और खील और पोडू आर द, ये जब ऐसे अजीब अजीब नाम आ जाए ना तो आपको पता है क्या क्या होना चाहिए? वो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मेथड होंगे। आप सीधा इसमें जा सकते हो, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मेथड में। आपको पता है हमारी जैसे कि एक एक जो एग्रीकल्चर है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा निशारिटी में, जूमिंग, ये हमारा कहाँ होता है? ये हमारा नॉर्थ ईस्ट जो ईस्टर्न स्टेट होता है इसमें होता है, ठीक है जी। और जो आपका जो ये दहिया है ये कहाँ होता है? ये आपकी कहाँ होती है? ये मध्य प्रदेश में होती है जी। कोडू है, कोडू कहाँ पर होती है? ये आंध्र प्रदेश में होती है जी। कहाँ होती है कोडू? आंध्र प्रदेश में। और कुमरी कहाँ होती है? कुमरी, कुमरी कहाँ होती है? वेस्टर्न घाट में। कुमरी कहाँ है? वेस्टर्न घाट में जी, ठीक है। और खील कहाँ है? खील कहाँ है? ये हिमालय में, हिमालय वाला एरिया जी, इसमें जो उत्तराखंड हिमालय वाला। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, बैरन आइलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लेना दोस्तों। इस वोल्केनिक आइलैंड है लोकेटेड इन साउथ ऑफ श्री विजयपुरम, ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्री विजयपुरम, ओके जी, नॉर्थ ऑफ श्री विजयपुरम, ओके जी, साउथ वेस्ट ऑफ द श्री विजयपुरम। अब बताओ दोस्तों इसमें क्या आंसर लगाओगे? इसमें अगर आपको आना है आता है तो ठीक है जी, नहीं तो फिर नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके रिलेटेड एक ही है दोस्तों, जो बैरन जो आइलैंड है ये क्या है आप बताइए? ये एक एक्टिव वोल्केनो है, इंडिया का एकमात्र यही है जो मतलब कि एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है जी। और एक एक वोल्केनो है जो हमारा जो मतलब कि नारकोंडम है, ये क्या है? ये डोरमेट वोल्केनो, यानी कि ये खत्म हो चुका है। और ये हमारा जो बैरन आइलैंड है ये लास्ट टाइम कब एक्टिव हुआ था? ये 2000 लगभग 17 में हुआ था। आप एक बार इसको थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना दोस्तों, ठीक है, 2017 में हुआ था। अगला है बनेरघाटा, जो बनेरघाटा एक नेशनल पार्क है लोकेटेड इन विच स्टेट, ये कहाँ पर है? जो बनेरघाटा है ये कहाँ पर है? बनेरघाटा ये कहाँ है? उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला और मध्य प्रदेश। तो बनेरघाटा, बनेरघाटा तो कहाँ हो गया? बनेरघाटा कहाँ हो गया? अभी कर्नाटक में, ठीक है जी। करके जाओ बनेर में, बनेर के जाओ कर में, ठीक है। तो ये कर्नाटका में है, और कर्नाटका में भी कहाँ पर है? ये कहाँ है? अनेकाल रेंज, ठीक है जी, जो आपका जो बेंगलुरु वाला जो रीजन है ना, बेंगलुरु कर्नाटक वाला, उसमें एरिया में पड़ता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्यूरेंस ऑफ द वाइट रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ओरिजिनेटिंग ओवर द मेडिटेरियन रीजन, रिट्रेटिंग मानसून विंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल और सब ट्रॉपिक। अब देखो ये क्या पूछ रहा है ना, नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया होती है, जो होती है, जो रेनफॉल होती है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ोगे आंसर अपने आप आ जाएगा, आपको ना इतना वो करना ही नहीं पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्यूरेंस ऑफ विंटर, विंटर रेनफॉल, देखो मैंने वर्ड छोड़ दिया था, विंटर रेनफॉल। तो सर्दियों में हमारी जो बारिश होती है और वो जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वो कहाँ से होती है? ठीक है जी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, ओरिजिन द मेडिटेरियन, बिल्कुल ये जो मेडिटेरियन वाला जो रीजन है यहाँ इसमें डिस्टर्बेंस होता है तब बारिश होती है, ठीक है। रिट्रेटिंग मानसून विंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, नहीं भाई, जो रिट्रेटिंग मानसून होती है वो अक्टूबर और ये जो सितंबर और जो अक्टूबर वाला जो मंथ होता है उसमें जो रिट्रेट करते हैं। और जो तमिलनाडु वाला जो वेस्टर्न घाट वाला जो कुछ जो पहाड़ी वाला एरिया है वहाँ पर कुछ बारिश होती है तमिलनाडु वाला कुछ एरिया में, तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो नहीं है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से होती है,
हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, सब ट्रॉपिकल जेट्स में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 3। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आपसे ये पूछा जाए, अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये कैसे आते हैं? ये टेम्परेट साइक्लोन के से आते हैं। कि किस आते हैं? ये टेम्परेट साइक्लोन से आते हैं। और जो टेम्परेट साइक्लोन कैसे होते हैं? जो अपने इंडिया में कैसे आते हैं? जो जैसे ठंड के समय आते हैं जी। ओके, ये जो जो पानी लेते हैं, या मतलब सीधे उसमें बोला जाए मॉइस्चर लेते हैं, तो ये कहाँ से लेते हैं? ये मॉइस्चर कहाँ से लेते हैं? ये ब्लैक सी से भी ले लेते हैं जी, ठीक है, और कैस्पियन सी से भी ले लेते हैं। रिटरेटिंग मानसून का मैंने आपको बता दिया है, और आपको बताया कि जब इससे बारिश होती है विंटर में, तो हमारा जो विंड शिफ्ट होती है, कि वो साउथवर्ड शिफ्ट होती है, तो हिमालय में क्या होता है ना, तो फिर वो जो ठंडी उस हवाओं से उससे क्या होता है ना, बर्फबारी होती है। अगर क्वेश्चन नंबर 49, विच करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्ड क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप? लेब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम, वेंजुला करंट और पेरू करंट। इफ आप इसमें ये देखो, ये 1, 2 और 3, ये तीनों क्या है? ये कोल्ड करंट है। क्या है? कोल्ड करंट। और जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है, ये कौन सा है? ये हॉट करंट है जी, ठीक है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये तीनों क्या है? कोल्ड करंट है। ये आप यहाँ पर ओड एंड आउट आप इसमें निकाल सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परमानेंट विंड, जो परमानेंट विंड है, ठीक है जी, जिसे पैरेलमेंट्री विंड बोला जाता है। ट्रेड विंड ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, बिल्कुल ठीक है ये। वेस्टर्ली ब्रो फ्रॉम, जो वेस्टर्ली है वो ब्लो करती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन बोथ हेमिस्फीयर, नहीं, ये गलत है। पोलर ईस्टर्ली आर कोल्ड एंड ड्राई विंड, ये बिल्कुल ठीक है। अब आपको ना थोड़ा विंड के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ये लो प्रेशर हाई प्रेशर कैसे जाते हैं। जैसे आपको पता, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है जी, ये 0 डिग्री, ठीक है जी, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये आपका पोलर वाला एरिया, ठीक है जी, और ये इक्वेटर वाला एरिया। तो हमारा जो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हमारा क्या है? लो प्रेशर। यहाँ क्या है? हाई प्रेशर। यहाँ क्या है? हाई प्रेशर। और कोई चीज होती है हाई प्रेशर से किसकी तरफ जाती है? लो प्रेशर से। हाई प्रेशर लो प्रेशर से, हाई से लो, हाई से लो, ऐसे करके क्या होती है ना, जब ये दो हवाएं मिलती हैं दोस्तों, ठीक है, ये दो हवाएं मिलती हैं, तो यहाँ क्या होती है? बारिश होती है। तो इक्वेटर पे इस वजह से बारिश ज्यादा होती है। और जो वेस्टर्ली जो ब्लो करती हैं, वो 30 डिग्री से लेके, जो मैंने आपको ये बताया, जो वेस्टर्ली ब्लो करती हैं वो 30 से लेके 60 डिग्री के बीच में फॉलो करती हैं, ब्लो करती हैं। और जो पोलर ईस्टर्ली है वो 60 से 90 के बीच में करती है। फिर व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका टेस्ला, एम्पियर, ओम और कॉलम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा, ठीक है जी। आपको पता है जो जो कुलाम है या कुलम है जी, ये क्या मेजर करता है? कुलाम है जो क्या मेजर करता है? ये करता है क्या? चार्ज। एम्पियर क्या करता है जी? करंट। और ओम क्या करता है? रजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस। ये फिजिक्स के रिलेटेड आगे जी, ठीक है जी। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम, किसकी होगी जी? निकल, अल्यूमिनियम, स्टील और आयरन। तो इसमें किसकी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी अल्यूमिनियम की, ठीक है जी। और अल्यूमिनियम के बाद में सबसे ज्यादा किसकी होती है? अल्यूमिनियम की। फिर किसकी होती है? फिर होती है आपकी निकल की। फिर किसकी आ जाएगी? फिर होती है आपकी स्टील की। और फिर किसकी आती है? फिर आती है आपकी आयरन की। इफ एन ऑब्जेक्ट मास इज 5 kg, ठीक है जी, मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको मूव कर रहा है जी, वेलोसिटी, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? अच्छा जी, तो आपको पता है जी, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। अब बता रहे कि कांस्टेंट से उसे कर रहा है, ठीक है जी। तो फोर्स इक्वल टू मास कितना दिया है? 5 किलोग्राम, 5, ठीक है जी। और एक्सेलरेशन कितना है? अगर कोई चीज कांस्टेंट से मतलब कोई चीज चल रही है, तो जो उसको एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो 5 इंटू में 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। 0 यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। एक कार स्टार्ट करती है रोलिंग डाउन हिल, एक मतलब एक मान लीजिए कि ये हिल है, यहाँ से एक ऐसे एक कार आ रही है, ठीक है, हिल फ्रॉम रेस्ट विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है जी। इट कवर डिस्टेंस, लगभग कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 900 मीटर इन 30 सेकंड। 900 मीटर कितने में जाती है? ये 30 सेकंड में जाती है। इफ द मास ऑफ द कार इज 10 टन, कितना टन है जी? 10 टन है। द फोर्स एक्टिंग, तो इसमें कितना लगेगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही जो एफ इक्वल टू एम एम जो निकालते हैं वही होता है।
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स पूछ रहा है इसने, तो m इंटू में a। ठीक है जी। तो हमारे पास जो मास है और एक्सीलरेशन हमको निकालना है जी। तो मास 10 टन है, 10 टन है, और 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो, यानी कि 10,000 किलोग्राम हो जाएगा। मास तो हमारा आ गया जी। अब हमें निकालना है क्या, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालने का इसका फॉर्मूला हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करेंगे तो स्पीड यानी कितनी इसकी 900, ठीक है जी, कितनी करती है 1/2, और कितने में एक्सेलरेशन हमको निकालना है, और इसका टी स्क्वायर यानी कि टाइम कितना है, टाइम का जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 900 बाई में 450 यानी कि 2, और हमारे पास फोर्स भी आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो एफ इक्वल टू एम ए करेंगे हम लोग। जब हम फोर्स इक्वल टू में एम ए करेंगे तो हमारा मास कितना था 10,000 kg, और ये कितना 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 2, ये 20,000 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। इफ द एनर्जी कंजप्शन इन ए होटल, एक कोई होटल है उसके अंदर एनर्जी जो कंजप्शन है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 350 यूनिट्स इन 1 मंथ। द टोटल एनर्जी इन जूल, मतलब कि क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। आपको पता है जो 1 किलोवाट जो हावर होता है, ठीक है जी, उसमें कितने जूल होते हैं, उसमें 3.6 10⁶ इसमें जूल होते हैं। ठीक है जी। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, एनर्जी कंजप्शन कितने दिया है, 350 यूनिट दिए हैं। तो इसको 350 से 350 इंटू में 3.6 इंटू में 10⁶ जूल, इसको मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर देंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर ये आ जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इनफाइनाइट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। नहीं, सेंटर ऑफ द अर्थ इनफाइनाइट नहीं होती। द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द अर्थ पोल्स, मिनिमम नहीं होती भाई, वहाँ मैक्सिमम होती है। द वैल्यू ऑफ जी एट मैक्सिमम एट इक्वेटर, अरे नहीं भाई, वहाँ क्या होती है, वहाँ मिनिमम होती है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। आइए आपको मैं थोड़ा ग्रेविटी वाला 1 मिनट में कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको, आप कभी जिंदगी में भी लाइफ टाइम में उस चीज को नहीं भूलोगे। आपको पता है हमारी अर्थ है वो ऐसे यूं थोड़ी सी चिपटी है, ठीक है जी। आप मान लीजिए ये इक्वेटर है, ठीक है जी, और ये हमारे पोल है, ठीक है जी। आप एक चीज देखिए, जो इक्वेटर से मान लीजिए एक डिस्टेंस ये जी इक्वेटर से, और एक डिस्टेंस है पोल से ये, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो पोल से क्या है, पोल से मतलब क्या है, मतलब कि नजदीक पड़ती है, और इक्वेटर से क्या पड़ती है, दूर पड़ती है। तो पोल पे क्या है, जो पोल पे हमारा क्या हो जाएगा, जो पोल पे हमारा जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि मैक्सिमम होती है, और इक्वेटर पे क्या होती है, मिनिमम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। ए पेयर ऑफ ऑक्सन, कोई ऑक्सन है जी, एक्सर्ट फोर्स करता है 200 न्यूटन को वाइल प्लगिंग इन द फील्ड, मतलब कि कोई हल को मतलब उसे इतना करता है, द फील्ड प्लग्ड इन इज 20 मीटर। ठीक है जी। द वर्क डन इज प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, लेंथ ऑफ द फील्ड पूछा इसने कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, 1 मिनट, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। और डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम अगर निकालेंगे तो W इक्वल टू में एफ इंटू में एस, एस यानी कि कोस थीटा। आपको पता है आपने कई बार बचपन में पढ़ा हो कि जब जो कोई भी एक कुल्ली होता है, अगर अपने वो सर पे कितना भी सामान रख ले, कोई 90 डिग्री पे होगा, कोस 90 कितना होता है, 0 हो जाता है। तो उसका जो वर्क डन अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो वो 0 होता है। ठीक है जी। तो अभी हम क्या निकालना है, कोस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो W अप इंटू में एस, ठीक है जी, ये कितना दिया है 200 न्यूटन। ठीक है जी। और ये कितना दिया हुआ है 20 मीटर। तो ये 200 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4000 जूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्त। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द रेडियस कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर, जो उसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है दोस्तों। इसकी क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है जी। एक जो आपको पता होगा, एक जो फोकल लेंथ होती है वो उसको कैसे डिनोट करते हैं, छोटे आप से इक्वल टू में R/2 इक्वल टू में इन्फिनिटी।
व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ ए कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट और एनर्जी। तो इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक, इसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 60, ए शॉर्ट सर्किट अक्योर व्हेन द लाइव एंड नेचुरल वायर कम टू इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग ए शॉर्ट सर्किट द करंट डिक्रीज, अरे भाई डिक्रीज नहीं होता, वो एकदम इंक्रीज होता है झटके से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपने घर में कोई चीज फॉल्ट होती है तो वो एकदम ऐसे ही एकदम मतलब कि बिल्कुल फास्ट, जैसे कोई भी लाइट होती है वो एकदम फास्ट जलती है और फिर वो फ्यूज हो जाती है। तो वो कम नहीं होता जब शॉर्ट सर्किट होता है, वो ज्यादा होता है। आपको मैं अगर यहाँ पर एक पॉइंट और बताऊं, तो जैसे हमारे घर में जो फ्यूज लगे होते हैं, तो जो फ्यूज लगे होते हैं आपको पता है वो आप मुझे बताना वो किस धातु के बने होते हैं। जब इन पे ज्यादा दाब पड़ती है ना, तो वो जैसे एक फ्यूज है, ये मान लिया ऐसा पॉइंट है ये, ठीक है जी, और ये इसके अंदर ऐसे, इसमें ऐसे ये कनेक्टेड है। तो जब ऐसे होता है ना, तो ये ऊपर उठ जाता है और ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे इसके बीच में स्पेस हो जाता है। तो हमारे तो घर का जो इलेक्ट्रिक जो है सर्किट है वो पूरा टूट जाता है। और जो जितने भी जो जैसे हमारे घर की जो मशीनरी है, जितने भी इलेक्ट्रिकल है, वो सब डैमेज होने से बच जाते हैं। क्योंकि वो एकदम जैसे मान के चलो एक फैन है, ठीक है जी, इसके मतलब मान लो कि ये 10 वाट एनर्जी में चल रहा है, बट इसके एकदम अगर इसके पास में अगर 50 आएगी तो जल जाएगा ना। तो बस इसीलिए वो ये यूज किया जाते हैं जी फ्यूज। इफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन चेंज टू मतलब 2 से 3 हो जाता है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ मतलब हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वैसे इसका आंसर है 61 का आंसर है सी। इट विल बी डिक्रीज 10 फोल्ड। कितना हो जाएगा? 10 फोल्ड। इसका फॉर्मूला क्या है? पी एच लॉग एच प्लस लॉग और 1/h, मतलब कि इसको हम 10/-2 और 10/-3। अब इसमें से एक कट गया तो यहाँ पर एक माइनस का 1 बच गया, इसको ऊपर लेके आएंगे तो एक प्लस का हो जाएगा। व्हाट डज द ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा, इथेनॉल इतना न्यूज में रहता है, तो ये क्या करता है, ये जो फ्यूल की जो क्वालिटी होती है ना उसको मेजर करता है 62 का, अगर आपने करंट अफेयर में पढ़ा हो तो। ऑन व्हाट बेसिस वर एलिमेंट अरेंज्ड इन द, जो डोबेरिमिर जो ट्रेड है ये किस पे थे? एटॉमिक नंबर, डेंसिटी, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास के रिलेटेड थे 63 का। हाउ इज ए और हीटेड ड्यूरिंग द, मतलब जो कैल्सिनेशन के द्वारा एक और है वो कैसे हीट हो जाती है? इन एक्सेस ऑफ एयर, अरे भाई नहीं, एयर क्यों होगी? इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, हाँ मे बी इन द वैक्यूम एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, है क्यों भाई? इन ए वैक्यूम एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, नहीं भाई, ये बी आंसर हो जाएगा इसका 64 का। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डायमंड एंड ग्रेफाइट आर जो अल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, बिल्कुल है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, बिल्कुल ठीक है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक है, तीनों बिल्कुल सही है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इनमें। विच आइसोटोप ऑफ द कार्बन इज आर यूज्ड इन कार्बन डेटिंग? C14 यूज करता है, क्या अनुसार C14 जिसमें उसको क्लिक कर दो बस। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट पूछा है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्ड और सॉफ्ट सोप के बीच में। जो इसमें इसने पूछा है कि जो हार्ड सोप आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, बिल्कुल ठीक है। सोल्ट सोप आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, बिल्कुल ठीक है। ये हार्ड सोप आर मोर सोल्यूबल, क्यों भाई? मोर सोल्यूबल नहीं होता, कम सोल्यूबल होता है, ये गलत है। एनिमल फैट्स आर सुटेबल फॉर मेकिंग हार्ड सोप वाइल वेजिटेबल सॉइल आर सुटेबल फॉर मेकिंग सोप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ये 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था इसमें। व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर फाउंड इन, जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसमें किस जो पॉलीमर होते हैं? ओनली इसमें जो होते हैं, इसमें किस प्रकार के जो पॉलीमर पाए जाते हैं? इसमें लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड पाए जाते हैं, ऐसे 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 एक दूसरे को लिंक करते हुए। व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इज पैरासीटामोल? जो पैरासीटामोल है, आपको सब पता है कि हर घर में डॉक्टर बना होता है कि भाई बुखार होगी, ठीक है, कहीं दर्द हो रहा तो पैरासीटामोल दे दो। तो किस टाइप की है ये? एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, ठीक है जी, पता नहीं। एंटीबायोटिक, अरे नहीं भाई, एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक कहाँ यूज किए जाते हैं? ये बैक्टीरिया के लिए यूज की जाती है। और ये एंटीसेप्टिक नहीं, एंटीसेप्टिक भी नहीं है ये। और डिस इन्फेक्टेंट नहीं, ये भी नहीं है। तो ये क्या है? ये है एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा इसका। जो एंटीसेप्टिक किस में दिए जाते हैं? मतलब कि ये ग्रोथ ऑफ माइक्रोज की करता है। और डिसइंफेक्शन मतलब कि कोई एक्सटर्नल सरफेस या बाउंड को घाव वगैरह वगैरह को भरने के लिए उसमें इसको दिया जाता है। जो डिसइंफेक्टेंट को सोचो कि इन्फेक्शन के रिलेटेड है जी, ठीक है जी। एंटीसेप्टिक को समझो कि ऑर्गेनिज्म को मतलब कि बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। और एंटीबायोटिक को तो आपको पता ही है जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
ओके, द सेक्रेशन ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। अच्छा, अरे भाई नहीं, हॉर्मोन्स नहीं कहलाते, गलत है ये। द सेक्रेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड एंजाइम्स, नहीं, दोनों को एक्सचेंज कर दिया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डी। क्या आंसर आ जाएगा इसका? डी। इसमें इसका जो इसमें क्या होता है, जो सेक्रेशन होता है किसका, एक्सोक्राइन ग्लैंड का, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एंजाइम्स बोला जाता है। और आपको पता है जो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं, ये मतलब कि न तो ये हमारे फूड से आते हैं, ठीक है, और न ही हमारे किसी बात, ये क्या होते हैं, ये सिंथेसिस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर ये, ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन द एल्गी एंड फंगी? एल्गी एंड फंगी में किसमें ये एसिमिलेशन नहीं, पैराटिज्म नहीं, ये क्या है, सिम्बायोसिस, ठीक है जी। सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप है वो दिखाते हैं, सिम्बायोसिस यानी सिम्बायोटिक भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ दोनों बढ़ते हैं। पैरासिटिज्म का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई भी पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक अमरबेल आ गई, ठीक है, तो अमरबेल से तो पेड़ कुछ नहीं ले रहा, बट अमरबेल है ना पेड़ को खा रही है और इसको मार रही है, तो ये पैरासिटिज्म होगा, ठीक है जी। ये आपके जो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये है आपकी इन्वायरमेंट के रिलेटेड, ठीक है जी, फूड चेन के रिलेटेड। इन सेल दैट लैक ए सेल वॉल व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द आउटर मोस्ट लेयर? और जो आउटर मोस्ट लेयर का न्यूक्लियस होती है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अरे भाई माई जो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन क्या होती है, एक छोटा सा एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है जी, कई बार इसमें ऐसे ऐसे धीरे धीरे जैसे कि एक छलनी के टाइप में होती है, उसी को आप समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉप, जो स्टॉप कॉन्डोन क्या होता है, यूएजी होता है, यूए होता है, यूजी होता है, और मोर देन वन ऑफ द अबव। जो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव। आपको पता है हमारा जो डीएनए है, ठीक है जी, और हमारा जो आरएनए है, यहाँ पर इसमें क्या हमारी जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन है इसमें जो स्टोर होती है, ठीक है जी। जो कॉन्डोन होते हैं ये जो नंबर ऑफ 64 होते हैं, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ आरएनए और डीएनए को कॉन्डोन बोला जाता है। और कॉन्डोन में हमारी क्या होती है, हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है। 74। अगला जी, जो फाइलम इज ए प्लांट रिस्पॉन्सिबल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? जो फाइलम है वो क्या काम करता है, फॉलोइंग? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व एनी मिनरल्स, अच्छा भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज। यदि आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा इसका? क्या करते हैं फाइलम, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड का काम करते हैं। 75। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इन द ह्यूमन बॉडी? जो हाइपोथैलेमस है इसका काम क्या करता है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को? नहीं भाई। टू स्टोर करता है मेमोरीज को? नहीं। टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर? ये बिल्कुल ठीक है, ये क्या एक साइकोलॉजिकल काम है इसका, मतलब कि ठीक है, ये क्या करता है, ये मतलब टेम्परेचर, हंगर और हमारा जो प्यास है, जो थ्रस्ट है, उसको कंट्रोल करता है जी। इन विच पार्ट ऑफ द सेल बॉडी द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसिस जो टेक प्लेस कहाँ लेती है? माइटोकॉन्ड्रिया में लेती है, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में और न्यूक्लियस में। तो ये कहाँ पे लेती है, ये साइटोप्लाज्म में लेती है। कहाँ लेती है? साइटोप्लाज्म में लेती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ सेल, किसने की थी, एंड सेल थ्योरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1665 में? नहीं, ये इसने लिविंग सेल नहीं की थी, इसने वो सेल क्या थी, डेड थी, ठीक है जी। जो लिविंग सेल की थी वो किसने की थी, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जो लिविंग सेल की थी वो की थी 1674 में, आई थिंक, हाँ 1674 में की थी ये। और किसने की थी, ये कोई अंटोनी नाम का कोई पर्सन था, उसने ये की थी, ठीक है जी। और जो हाँ सेल ऑफ डिस्कवरी की थी वो रोबोट हुक ने की थी 1665 में, बट लिविंग सेल की नहीं थी वो, मतलब डेड सेल थी वो, ठीक है जी। अगला है सिसालिजन इज ए सिचुआन प्रपोज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ, बिल्कुल ठीक है, इसने तो एक साइंटिस्ट है, इसने बताया था कि सभी जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल से बने हुए हैं, बिल्कुल सही है जी। ये लगभग 1838 या 1839 में इस साइंटिस्ट ने ये चीज बताई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 77 का। द पार्ट ऑफ एप्पल दैट वी ईट, तो पार्ट ऑफ उसको क्या बोला जाता है? अपनी नहीं, पेरिसिप नहीं, पेलिसिटन, इसको थैलेमस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? थैलेमस बोला जाता है। और जो ऑरेंज के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो ऑरेंज का जो पार्ट पार्ट जो लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप इसका मुझे आंसर लेके बताना, ठीक है जी। और मैंगो का क्या बोलते हैं? मैंगो। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज विद, मतलब सिंथेसाइज करती है विद इन द बॉडी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो कौन सी जो सिंथेसाइज करती है? विटामिन डी। क्या करती है? विटामिन डी। मतलब आपको पता है जो ओन द मतलब जो सोल्युबिलिटी होती है, सोल्युबिलिटी के हिसाब से जो विटामिन होती है दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी सोल्यूबल, एक होती है इनसोल्यूबल। जो आपकी जो सोल्यूबल जो होती है वो उसमें कौन सी होती है, उसकी जो सोल्यूबल में होती है, सोल्यूबल में कौन सी होती है? विटामिन बी एंड से। और जो बाकी बच की बाद में फिर ए, डी, ई और के, ये सब क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं।
व्हाट वाज द वोयामित्रा, मतलब वो जो वोयामित्रा थी ये क्या था, रिसेंटली न्यूज ए न्यू लूनार रोवर डेवलप्ड बाय इसरो, ओके जी। एक फीमेल सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट डिजाइंड फॉर द गगनयान मिशन, ओके जी। ए मैन सबमरीन फॉर द डीप सी, सबमरीन के रिलेटेड नहीं है, स्पेस के रिलेटेड है। एन एआई बेस्ड ड्रोन फॉर सर्च फॉर लाइफ ऑन मार्स, नो। तो ये क्या था, एक रोबोट है जो मतलब कि एक उसमें रॉकेट में बैठ के जाएगा और वहां पर जाके लाइक ए साइंटिस्ट की तरह वहां पर मतलब कि खोज करेगा। तो क्या था ये, गगनयान मिशन के लिए उससे पहले मतलब कि जब इंसान जाएंगे उससे पहले वहां पर एक रोबोट को भेज के देखा गया है कि ये वहां पर पॉसिबिलिटी है या नहीं। 81 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई फॉर द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, अच्छा जी, बिल्कुल सही है जी। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ, नहीं एनएसओ नहीं करता भाई इसको। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड सर्विस व्हाइल होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट, बिल्कुल 1 एंड 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 3। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका जो सीपीआई है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके अंदर सर्विस इंक्लूड हो जाती है। जो डब्ल्यूपीआई है होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसके अंदर सर्विस इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर होलसेल, देखो वो होलसेल हम कोई चीज करते हैं भैया, चलो भाई सेल लगी हुई है तो होलसेल, तो वहां पर सर्विस में इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है जी। और जो आपका जो ये आप मुझे ये बताओ, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो पब्लिश एनएसओ को क्यों करेगा, इसको एनएसओ क्यों करेगा, आप सोच के बताओ, सोचो सोचो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि यहाँ पर मतलब कौन सी बॉडी आनी चाहिए जो आपको ये लगेगा हाँ ये सही है। बताइए बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका कमेंट सेक्शन में। नहीं ना, तो ऐसा करो, अगर आप नया आंसर नहीं उतारे ना तो आप इसको मुझे सर्च करके आंसर बताओ कौन सी, मतलब इतनी आसान बॉडी है ये, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025, तो इंडिया एक्सपेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ है जो फाइनेंशियल ईयर 2027, तो जो इसमें जो कितना है 5.5 टू 6, नहीं ये 6.8 टू 6 ये बजट में दिया हुआ है, आप वहां से इसको देख लेना, ठीक है जी। इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें क्या इंक्रीज किया है अप टू द 780 बिलियन एज द एंड ऑफ द जनवरी 2026, अच्छा जी। अगला कहाँ है, और फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यस बिल्कुल ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड इन हो गए, बिल्कुल ठीक है ये 83 का। करंटली इंडिया इज द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो किस नंबर पे, सेकंड नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे वो कौन है, वो क्या है, चाइना है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम में क्या क्या काउंट करते हैं आप बताओ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट, नेट जो क्या बोलते हैं उसको, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर, यस नेट, बिल्कुल ग्रोस नहीं, नेट नेट ग्रोस नहीं, हम नेट का उसमें यूज करते हैं जी। और जो इसमें क्या होता है, जो नेट एक मिनट, जो नेट वाला होता है, जो नेट नेशनल इसमें फैक्टर इसमें होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें मार्केट प्राइस पे इसमें हम इसमें करते हैं, और इसमें हम क्या कर देते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसमें से इसको माइनस कर देते हैं और प्लस कर देते हैं हम इसमें क्या, सब्सिडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन फिजिकल डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो क्या, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके जी। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नो कैपिटल रिसिप्ट, ओके जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका 86 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। देखो ये है ना दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, आपको एक अलग से 15-20 मिनट की अलग से वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस और असेट, ठीक है जी। बोरोइंग आर कैपिटल रिसिप्ट, अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल दोनों ठीक है। आपको पता है कि जो जो लोन की रिकवरी होती है ना, वो कैपिटल रिसिप्ट में नहीं आती, वो किस में आती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है जी। कि किस में आती है वो, जो लोन, जैसे मैंने किसी को लोन दे दिया जी, और वो लोन को हम किस में लेंगे, वो उसको हम कैपिटल में लेंगे, ठीक है जी, कैपिटल में पैसा वापिस आ रहा है, इसको हम रेवेन्यू में नहीं लेंगे, हम किस में नहीं लेंगे, हम इसको रेवेन्यू में नहीं लेंगे हम लोग इसको। 88 एज पर द बिहार बजट 2026 द फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड व्हाट परसेंटेज, कितना जी, 2.69%, 2.7, 2.89, 2.99, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, इसका आंसर है डी 2.99%। वाई इज द 8-5 जो 5 ईयर प्लान कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, क्यों है सिग्निफिकेंट, एंड ऑफ पॉवर्टी नहीं, यहाँ पर क्या हुआ था, बिगिनिंग ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, कब किस प्लान में हुए थे, 8th में, तो कब से कब हुए थे, ये 92 से लेके 1997 के हुए थे। आप मुझे बताइए इस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे और फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे, कमेंट सेक्शन में।
90 अमंग द फॉलोइंग पेयर चूज द करेक्ट मैच क्रॉप विद इट्स सीजन, जो व्हीट, राइस, मेज और ग्राम। ठीक है जी, ये देखो इतना आसान क्वेश्चन है बट लोग इसमें गलत कर देते हैं। अमंग द फॉलोइंग पेयर चूज, बिल्कुल सही वाले हमको चूज करना है। ठीक है जी, व्हीट है वो खरीफ नहीं है, ये रबी है। राइस है ये रबी नहीं है, खरीफ है। मेज है ये खरीफ है, बिल्कुल ठीक है। ग्राम है ये खरीफ नहीं है, रबी है। आप देखो, अगर आप मतलब किसी गांव से बिलोंग करते हो तो आप ये चीज देख लो कि जो हमारी जो मतलब कि लगभग नवंबर के आसपास जो फसल लगती है जी, और मार्च में इनकी जिनकी कटाई हो जाती है, वो कौन सी है? वो रबी है। अब मार्च हो गया जी, अब अप्रैल मई जून, अब थोड़ा बारिश वाला सीजन चलेगा, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस जो ये मार्च अप्रैल में फसल लगाएंगे और इसको हम कब, जो ये अभी जो इस समय गया था, ये जून जुलाई अगस्त इसमें कट लेंगे, मतलब सितंबर तक कटेंगे, फिर अक्टूबर नवंबर में। अब जो बीच में जो ये समय बच गया था, तो मैंने आपको जो बारिश वाला ये समय बताया था, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जायद, यानी कि जायद में जैसे कि तरबूज की फसल आ गई। ठीक है जी, और इस प्रकार की ये मतलब मार्च अप्रैल या जून जुलाई के बीच में, मार्च अप्रैल में इनको लगा जाता है और जून जुलाई में इसको कट कर लिया जाता है। ठीक है जी, ये मैंने मतलब मेरी तरफ से बताया बिल्कुल, जो पूरा जो मेरे को पता था, ये मैंने कोई फैक्ट वैक्ट कहीं से देखा नहीं। द फेमस बुल कैपिटल ऑफ द मौर्यन पीरियड फाउंड फ्रॉम विच प्लेस इन बिहार? लोरियानंदगढ़। अरे नहीं भाई, रामपुरवा। ये बिल्कुल यहाँ पर दो दो पाए गए हैं, एक तो इनका जो लाइन वाला कैपिटल और एक जो बुल वाला, ये रामपुरवा बहुत फेमस है ये। यहाँ से यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में वाज रिलेटेड टू द इशू ऑफ बॉन्डेड लेबर? नहीं भाई, हाई लैंड रेवेन्यू टैक्स, बिल्कुल। इंडो प्लांटर एक्सप्लोरेटेशन, बिल्कुल ये इंडो प्लांटर जो एक्सप्लोरेटेशन, ये फोर्स है कल्टीवेशन ऑफ ओपियम। नहीं, ओपियम वाला तो कुछ ऐसा था ही नहीं, ये इंडो प्लांटर। और इसमें जो एक बटे जो तीन था, इसको क्या बोला जाता था? तीन कठिया। तीन कठिया जो सिस्टम था उसको अबोलिश किया गया था, तो महात्मा गांधी जो, ठीक है जी, जो वो कमेटी बनी थी उसमें महात्मा गांधी भी उसके मेंबर थे। 93 द आइडिया ऑफ द टोटल जो रिवोल्यूशन है, जो संपूर्ण क्रांति है जी, वाज गिवन बाय विच लीडर बिहार? रामन और लोहिया? अरे नहीं भाई, कर्पूर ठाकुर नहीं, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी थे, ये उन्होंने दिया था। अब जो संपूर्ण क्रांति है, ये जो संपूर्ण क्रांति है, ये कहाँ से उजागर हुई थी? ये लगभग जो 1974 में, ये ठीक है जी, इसका वहां से इसका उद्गार माना जाता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट पेयर? ठीक है, डैम दिए ने और कुछ रिजर्व और लोकेशन ने बिहार की। तो इसने कौन सा पूछा है? नोट करेक्ट पूछा दोस्तों। ये मैं आपको बार बार ये चीज बोल बोल के थक जाऊंगा, आपको मैं क्वेश्चन ठीक करवा के मानूंगा इस चीज के लिए। क्या पूछा इन्हें? नोट करेक्ट। ठीक है, इंद्रपुरी बैरेज कैमपुर, ठीक है, नागी डैम जमुई, औरनी डैम बनका, दुर्गावती रिजर्व कैमूर। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 94 का, 94 का आंसर हो जाएगा ए। इंद्रापुरी जो डैम है वो कहाँ है? वो कैमूर में नहीं है, वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो है रोहतास में। कहाँ है जी वो? रोहतास में। और बाकी बिल्कुल ये सही है तीनों। द बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन सिटी। किस सिटी के अंदर में इनको किया गया? वो गया के अंदर। ठीक है जी, लगभग वहां पर क्या है, आपने जो अगर एडिटोरिया वाला मेरे साथ पढ़ा है, तो वहां पर 16,000 करोड़ का बजट मिला है जिसको। द फर्स्ट बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? आपको पता है कि जब बिहार था वो उड़ीसा से अलग हुआ था, ये आपको मैंने बताया था एडिटोरिया में। ठीक है जी, तो ये कब हुआ था? ये 1937 में। 1937 में। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज न लगे। Who among the following was the prominent freedom fighter and the first deputy chief minister of Bihar? Also known as the contribution of the finance and planning of the state. अब देखो, इसने फर्स्ट डिप्टी पूछा है, नोट मतलब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, तो डिप्टी डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, विपिन बिहारी और मौलाना मौलाना मजरूल हक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो 97, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा थे। 98. Which medieval period ruler was known for this world-class market control and agrarian policy and considered one of the great wonder of the world by the contemporary historians? ठीक है जी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? शेरशाह सूरी। आपको आपको पता है जो शेरशाह सूरी, इसका नाम शेरशाह सूरी क्यों पड़ा था? आप जब हुमायूं के साथ में शेरशाह का युद्ध हुआ, तो हुमायूं ने मतलब सॉरी, जो शेरशाह था, इसने हुमायूं को हरा दिया, तो वहां के लोगों ने इसका नाम दिया शेरशाह सूरी। ओके दोस्तों, द प्रोमिनेंट जो इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम बिहार, द, एक मिनट इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। दो, सर्च लाइट वाज स्टार्टेड विच ईयर? 1901, 1918, 1930, जो कब कब हुआ था ये? 90, जो बताइए 99 का आंसर क्या आएगा? 1918।
ओके, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिहार एग्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2020? क्या है? प्रमोशन ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन की सेक्टर लाइक मखाना, हनी एंड मेज। ओके जी, आप मुझे बताइए, जो मखाना बोर्ड है बिहार में अभी स्टेब्लिश हुआ है, कहाँ पर हुआ है? कैपिटल सब्सिडी ऑफ 25% सब्सिडी, जर्नल इन्वेस्टर कंपनी 15%, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एफपीसी। अच्छा, विद एडिशनल बेनिफिट एससी एसटी ईबीसी वुमेन, मिनिमम एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख एंड मैक्सिमम 5 करोड़, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। द सदर्न प्लेटू ऑफ रीजन ऑफ बिहार इज कंपोज्ड मेनली विच टाइप ऑफ रॉक? किस टाइप की रॉक है बिहार के अंदर? जो सदर्न वाला जी, उसके अंदर किस टाइप की रॉक है? इसके अंदर रॉक है सेडिमेंट्री रॉक ओनली। अरे भाई नहीं, ओनली क्यों? अगर वहां पर अगर इग्निस पा गई तो गलत हो जाएगा। इग्निस एंड मेटामॉर्फिक रॉक लाइक ग्रेफाइट ग्रेफाइट, बिल्कुल इसने पूरा डिटेल में दे दिया, ये हो जाएगा। ये ओनली वाला तो आप लगभग मतलब गलत मान सकते हो कुछ क्वेश्चनों के अंदर। क्या वो ये थोड़ी है कि अगर वहां पर दूसरी रॉक मिल गई तो? 102 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर जो फिजियोग्राफिक है डिवीजन ऑफ बिहार? क्या है? अच्छा जी, शिवालिक रेंज एंड तेराई रीजन, गंगा प्लेन, सदर्न प्लेटू रीजन। ठीक है जी, बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं एक बार। हिमालय रीजन, गंगेटिक प्लेन और कोस्टल प्लेन, नहीं ये नहीं है। नॉर्दर्न माउंटेन, सेंट्रल प्लेन, डेक्कन प्लेटू, ये भी नहीं है। तो विंध्यन रेंज, छोटा नागपुर प्लेटू, अरे भाई ये कहाँ से? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंक्लूडेड इन द शिवालिक रीजन ऑफ बिहार? क्या? राम नगर दून, ठीक है जी, सोमेश्वर रेंज और हर्ष वैली ऑफ दून वैली और राजगीर हिल्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, इसमें राजगीर हिल्स नहीं आ जाएंगी। ठीक है जी, ये कहाँ पर है? ये शिवालिक्स में आ जाती है जो राजगीर हिल्स में। तो ये 1 2 3 आंसर हो जाएगा, नहीं इसका ए आंसर हो जाएगा। द फेम में से सोनपुर मेला इज हेल्ड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, जो सोनपुर मेला है वो कहाँ पर लगता है? गंगा और सोन पे, गंगा और गंडक पे, गंगा और कोस पे, और गंगा और सोन पे। तो ये कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? ये गंगा और जहाँ पर गंडक नदी मिलती है वहां पर आपका क्या लगता है? सोनपुर मेला लगता है। कहाँ लगता है जी? गंगा और गंडक जहाँ पर नदियां मिलती है वहां पर। ठीक है जी। जो बार्बर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एसोसिएशन विद द आजीविका एंड, ठीक है जी, पॉलिसी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी एंड लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? ये जहानाबाद में है जी, बिल्कुल। अब बार्बर केव है वहाँ पर तीन तीन केव है, यहाँ पर एक केव से नहीं, इसको 3 केव से है। ठीक है जी। और ये किस टाइम के हैं? ये मौर्यन पीरियड के टाइम की हैं जी। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, घटना चक्कर में बहुत अच्छे से करा रखा है। और एडिटोरिया की जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, आप मेरी बात मानोगे नहीं, अगर मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से एनालाइज किया है पूरा, इसमें ना पूरा जो घटना चक्कर वाला वही रिपीट होकर आ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जो भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कहाँ? इट इज, ये कहाँ पर है? ये इट इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। हाँ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, ये तो ठीक है। इट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द गंगा रिवर एट द नदर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटी, बिल्कुल ठीक है। मेन एनिमल फाउंड इन जैसे इंक्लूड टाइगर, पैंथरा, स्लोथ बियर एंड 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, बिल्कुल ठीक है जी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द 7 मार्टायर्स ऑफ 11 अगस्त 1942? ठीक है जी, इनमें कौन? उमंग प्रशांत सिन्हा, रामनंद सिन्हा, अच्छा रामकृष्ण सिन्हा और सतीश प्रसाद सिन्हा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, ये वो मतलब उसमें नहीं थे। राम स्वरूप देवी, ठीक है जी, ए प्रोमिनेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार वाज इम्प्रिज्ड इन विच सेंट्रल जेल? मतलब कौन सी जेल में इनको बंदी बनाया गया था? पटना सेंट्रल जेल में, गया सेंट्रल जेल में, भागलपुर सेंट्रल जेल में और मुजफ्फर सेंट्रल जेल में। हाँ जी, तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? भागलपुर सेंट्रल जेल में इनको बंदी बनाया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मॉडरेट लीडर फ्रॉम बिहार? मतलब मॉडरेट लीडर नहीं था। डॉक्टर सचिदानंद प्रसाद सिन्हा, ठीक है जी, महेश्वरी प्रसाद, ठीक है जी, सैयद हैदर हुसैन और जयप्रकाश नारायण। तो ये जो जयप्रकाश नारायण थे जी, ये नहीं थे जी मॉडरेट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनरल्स फाउंड इन बिहार? करेक्ट। माइका इज फाउंड इन नवादा डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल पाया जाता है। क्वार्ट्ज सिलिका एंड फाउंड इन भागलपुर, जमुई, मुंगेर एंड नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल अभी हमने अभी देखा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 पे, ठीक है। वुमेन एजुकेशन हैज इंक्रीज, हाँ बिल्कुल इंक्रीज तो हुई है भाई, बिल्कुल सही बात है। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन टॉयलेट हैज इंक्रीज, हाँ हुआ भाई ये तो। द प्रॉब्लम ऑफ द एनीमिया हैज डिक्रीज, नहीं ये डिक्रीज नहीं है भाई एनीमिया वाला, ये इंक्रीज हुआ। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1 एंड 2। क्या जाएगा? 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया हमारा। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 व्हाट इज द इंडिया मतलब अप्रोक्सीमेट एचडीआई वैल्यू? इसकी एचडीआई वैल्यू है कितनी है? इसकी वैल्यू है 0.685, 0.685, ठीक है जी। आपको पता है जो ह्यूमन
जो डेवलपमेंट जो इंडेक्स जो होता है, इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, ठीक है जी। एक तो होती है आपकी इसमें लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी, इंसान कितने साल तक इसमें जिंदा रहेगा, ठीक है। एक होती है जिसके अंदर एजुकेशन, ठीक है जी। एक होती है इसमें पर कैपिटा इनकम, आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है जी, ठीक है जी। आपका पर कैपिटा इसमें क्या है, इनकम कितनी है, इसके तहत आपको इसमें क्या है, ये एचडीआई में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर, इन विच सिटी द 97th एकेडमिक अवार्ड 2025 वाज हेल्ड, न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजल्स और टोरंटो। ये कहाँ पर हुआ है, ये लॉस एंजल्स हुआ है। और ये मैंने जो एडिटोरिया की जो करंट अफेयर आपकी जो मैगजीन है, मैंने उसमें करवाया है ये। हु वाज द अवार्ड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द जो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, ओके, विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है जी। स्टूडियो सुदीपतो सेन, ओके, राजकुमार हिरमानी और मणि रत्नराम। तो इसको यहाँ पर किसको 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 मिला है, ये मिला है सुदीपतो सेन को, ठीक है जी। हाउ मेनी फेज आर आउटलाइंड इन द रोड मैप फॉर द डिफेंस फोर्स विजन 2047, कितनी मतलब कि आउटलाइन कितने फेज में किया गया, 2, 4, 3 और 5। तो कितने में किया गया इसको, तीन, तीन लाइन में, कितने में, 3 लाइन में। हु ट्रांसलेटेड द बुक, बुक ट्रांसलेट किया क्या, हर्ट लैम्प, ठीक है, इनटू इंग्लिश में, ओके। तो ये किसने ट्रांसलेट किया है, ये क्या है, अरुण दत्ती रॉय नहीं, दीपा बस्ती, ये दीपा बस्ती ने किया, किसने किया है, दीपा बस्ती ने किया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर आर इंक्लूडेड इन द कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर, पॉवर्टी मेजर में किसको करते हैं, माल न्यूट्रिशन को, ठीक है जी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इलिटरेसी और पर कैपिटा इनकम। तो इसमें किसको करते हैं जी, जो पर कैपिटा इनकम भी इसमें नहीं करते जी। पर कैपिटा इनकम को क्यों करेंगे भाई, माल न्यूट्रिशन इलिटरेसी तो करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 and 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 एंड जो लेटेस्ट जो डब्ल्यूटीओ का है यूएनसीटीएडी रिपोर्ट, उसमें इंडिया इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द सर्विस। जो इंडिया है वो 7th बन गया, बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल अभी रिपोर्ट आई है, इसमें सही है। इंडिया रैंक अमोंग द 5 इन एक्सपोर्ट इन डिजिटल सर्विस, बिल्कुल इंडिया है सर्विस में सबसे आगे है, बिल्कुल ठीक है। इन फाइनेंस ईयर 2025 सर्विस एक्सपोर्ट एक्सीड $380.7 बिलियन, बिल्कुल ठीक है जी। लगभग मैंने ये चीज नोटिस की है, जो एडिटोरिया की जो टेस्ट सीरीज होती है ना, उसमें जो लगभग ऑप्शन है वो उसमें डी होता है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यों क्यों चेंज नहीं करते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर इंक्लूडेड अमंग द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द किसान ई मित्र को। तो प्रधानमंत्री किसान समाधान निधि जो है, ये जो किसान ई मित्र है वासी इसको मिलती है जी, क्या स्कीम मिलती है, बिल्कुल मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बिल्कुल जी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नहीं भाई वो यहाँ से क्यों मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इसमें आपको बताना जी। द प्रपोर्शनल ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर इंडिया रीच्ड अप्रोक्सीमेटली 89% इन 2025, बिल्कुल सही है जी। द नंबर ऑफ एफबीसी, ठीक है, बैंक मित्रा हैज इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज हुए हैं जी। द बेस ईयर ऑफ द जो आरबीआई डीपीआई हैज बीन बी टेकन 2018 विच टेकन इज 100, बिल्कुल ठीक है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी 1 and 3। 121 का क्वेश्चन है, द टैक्स, ठीक है जी, टैक्स नहीं टिक्स है ये, ठीक है। रैंप से स्कीम इज एसोसिएटेड विच ऑफ द सेक्टर, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिफेंस एंड प्रोडक्शन। तो ये किसके है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड है जी ये। एन एआई बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, उसका नाम क्या था, उसका नाम था क्या था, नाम था नोरबू। क्या नाम था इसका, नोरबू। और ये किसने किया था, ये आप मुझे बताना आंसर। ये भी मैंने आपको एडिटोरिया की जो करंट अफेयर की जो मैगजीन है उसमें किया हुआ था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अटल पेंशन योजना, which of the following body is responsible for the regulation and administration of the scheme। ठीक है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों भाई। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, पीएफआरडी, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है, और नीचे पढ़ने की जरूरत है। सेबी तो भाई अपना बॉन्ड वगैरह वगैरह वो देखती है। इम्प्लॉयमेंट, अरे भाई ईपीएफओ तो क्या करता है, जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी अगर 10,000 है, उसमें 2,000 मेरा मेडिकल वो देख रहा, तो वो पूरा जो मेरा ईपीएफओ जो कट रहा है या तो प्रोविडेंट फंड कट रहा है वो जा रहा है, वो तो ईपीएफओ देखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से सोल्व कर सकते थे। 24, अंडर द प्रधानमंत्री जो स्ट्रीट वेंडर जो आत्मनिर्भर निधि स्कीम है, इज बेनिफिशियरी रिपे लोन ऑन द टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग, एलिजिबिलिटी फॉर लोन फॉर हाइगर अमाउंट, बिल्कुल। इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, कैशबैक इनिशिएटिव मिलेगा टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजेक्शन, बिल्कुल ये बिल्कुल तीनों ठीक है इसमें जी। और इसमें कितने तक रुपये तक का लोन मिलता है आपको, आप इसको 10,000 रुपये तक मिलता है विदाउट कोलेटरल इसमें जी।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स। नेशनल इंडेक्स के जो नेशंस इंडेक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। इट मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशन टू द ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है ये। इंडिया इज रैंक 5th इन इट, बिल्कुल ठीक है। इंडिया वाज लॉन्च, इट वाज लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। भाई न्यू दिल्ली में लॉन्च नहीं हुआ था ये, कहाँ लॉन्च हुआ था ये सिंगापुर में लॉन्च हुआ था। तो तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। कहाँ पर लॉन्च हुआ था ये सिंगापुर में लॉन्च हुआ था। अंडर विच ऑपरेशन डिड द यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली लॉन्च अटैक ऑन द वेनेजुएला कैपिटल कारकस एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज? ऑपरेशन जस्ट क्लोज, ऑपरेशन अर्जेंट फ्राई, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। इसका आंसर क्या था दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऑपरेशन रिजोल्व था। ठीक है जी, आप मुझे बताइए, मैं वहाँ पर मैंने एडिटोरियल में आपसे पूछा था और अभी पूछ रहा हूँ। अब की बार जो पीस प्राइज जो मिला है, ठीक है जी, वो किस पर्सन को मिला है, मैं कॉन्टेक्ट दे देता हूँ। वो वेनेजुएला की है जी, ठीक है जी, और वो एक फीमेल है जी, ठीक है जी। और जो अभी जो जो पार्टी चल रही है वो उसके अपोजिशन में है। अभी आप उसका आंसर, अभी आप उसका नाम आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। 127। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज रिलीज बाय नीति आयोग। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द टॉप परफॉर्मेंस अमंग द लार्ज स्टेट्स इंक्लूड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। बिल्कुल ठीक है जी, नोएडा, बिल्कुल ये फेमस है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 इंडिया मर्चेंडाइज गुड एक्सपर्ट स्टूड एट $, 437.7 बिलियन। ये भी ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा, डी। 128। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। ठीक है जी, एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अंडर दिस स्कीम फार्मर विल प्रोवाइडेड विद इन एनुअल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, एनुअल असिस्टेंस 3,000 रुपये का, बिल्कुल ठीक है। दिस अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड इन एडिशन टू द पीएम किसान स्कीम, बिल्कुल ठीक है। द टोटल एनुअल असिस्टेंस विल बी अमाउंट टू द 10,000 आफ्टर। अरे नहीं भाई, इतना तो नहीं है, ये तो पीएम किसान निधि में नहीं मिल रहा इतना तो। Which of the following expressway have been announced by the government for construction? पटना पूर्णा एक्सप्रेस वे है, गोरखपुर जो सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वो है, रक्सुल जो हलीदा एक्सप्रेस वे वो है, या बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे है, वो कौन सा है दोस्तों, बताइए बताइए। ये चारों के चारों हैं, क्या इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इसका डी आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भारत विस्तार इनिशिएटिव। जो भारत विस्तार इनिशिएटिव मैं आपको करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ ये अच्छे से, तो मुझे लगता है आप इसको श्योर बिल्कुल ठीक करेंगे। इट इज इंटीग्रेटेड एआई ड्राइवन प्लेटफॉर्म है बेस्ड ऑन द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है जी। इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू एक्सपेंड रोड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरिया। नहीं भाई, बॉर्डर एरिया में नहीं है ये। इट प्रोवाइड यूजर विद रियल टाइम एडवाइस ऑन द सोइल हेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड पेस्ट कंट्रोल इन द, बिल्कुल ये ठीक है। और यूजर वुड बी रिक्वायर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू। अरे नहीं भाई, ये नहीं, फिर हाई स्पीड जरूरी हर जगह होगा। इसका आंसर 1 and 3 बी हो जाएगा इसका। द यूनियन बजट 2026, हाउ मेनी न्यू हाई सी जो स्पीड रेल है कोड बी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस डेवलप एज द ग्रोथ कनेक्टर 3, 5, 7 और 11। तो कितने हैं दोस्तों, ये कितने हैं, ये है 7 है। कितने 7 है। अकॉर्डिंग टू द PLFS क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024-2025 की रिपोर्ट है। इसमें जो रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स, द सर्विस सेक्टर करंटली एम्प्लॉय करती है मोर पीपल देन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके जी, नहीं। और द प्रोपोर्शन ऑफ द कैजुअल लेबर वाज इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड, नहीं। द परसेंटेज ऑफ द रेगुलर वेज सैलरी कैटेगरी इज हाइगर एरिया एज कंपेयर टू रूरल एरिया। ये बिल्कुल ठीक है जी, थर्ड वाला बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, ये मैं करंट अफेयर में आपको मैंने करवाया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पूछा 2025-2026 के बारे में। इसमें इसने क्या पूछा है, तो इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ है, बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 इज प्रोजेक्टेड टू बी बिटवीन 6.5% to 7%, बिल्कुल ठीक है। द गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली अचीव्ड द टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग द फिजिकल डेफिसिट 4.5% टू द ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे इंडिया हैज नाउ बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द टर्म ऑफ द परचेजिंग पावर क्रेडिट। ये गलत है, हम बन गए थे बट अभी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। अभी मैं लेता हूँ 1 मिनट का जस्ट ब्रेक, क्योंकि लेता हूँ पानी, अभी एक भी ब्रेक लिया नहीं है, गला सूख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, अभी पानी लेके आना पड़ेगा, पानी है नहीं, तो अभी मैं इसको सोल्व ही करवा देता हूँ दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द INS वगसीर। ठीक है जी, INS वगसीर के बारे में
इन्होंने पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज 6th सबमरीन टू द स्कॉर्पियन क्लास डेवलप अंडर द प्रोजेक्ट। बिल्कुल ठीक है जी, 6th है जी। इट इज न्यूक्लियर पावर, बिल्कुल न्यूक्लियर पावर नहीं है भाई, ये न्यूक्लियर पावर नहीं है। इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मजगांव डॉक, बिल्कुल बिल्कुल मजगांव डॉक, बिल्कुल मजगांव डॉक पे ही मैक्सिमम बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3। क्या हो जाएगा इसका? 1 एंड 3। व्हाट इज द ऑफिशियल मास्कट ऑफ, भाई मैंने मस्कट वाला को पूरा पूरा ना पूरा करवा रखा है, 10 मिनट की एक वीडियो, आप जाके देख लेना इस चीज को, ठीक है। ये आधार इशूड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार मित्रा उदय पहचान और भारत। इसका दोस्तों क्या था? उदय। ये भाई मैंने लिटरली मैंने तो इसको पूरा ये मतलब कि पूरा मैंने इमेज लगा के बताया था कि मस्कट का क्या रोल होता है। भाई पूरा अपने मैगजीन से पूछ रहे हैं लोग। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस सेक्टर बिहार इकोनॉमी इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 136 का इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या? टेरिटरी सेक्टर 54.8%। एक मिनट दोस्तों। थर्टी सेवन थ्रू द इको फ्रेंडली बम्बू, जो हट्स होते हैं, प्रोजेक्ट ऑफ द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, विच लोकल ट्राइबल ग्रुप आर टारगेटेड टू क्रिएशन द इम्प्लीमेंट, मतलब कौन से को किया है? संथाल एंड मुंडा, अच्छा जी। थारो एंड ओरान, अच्छा। गोंड एंड खोंड, संथाल एंड ओरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थारो एंड ओरान, थारो एंड ओरान। ये जो थारो एंड ओरान है, ठीक है जी, ये जो कहाँ पर आते हैं? इसको वीटीआर में, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर जो रिजर्व है इसके अंदर इसमें आते हैं ये। 138 अंडर द जो 7 निश्चय जो 3 स्कीम है अनाउंस बाय द गवर्नमेंट बिहार, व्हाट इज द टोटल टारगेट सेट बाय क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर 2025? 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ और एक 1 पॉइंट, इसका आंसर क्या है? 1 करोड़। अकॉर्डिंग टू द बिहार आईटी पॉलिसी 2025, विच लोकेशन स्टेट आर बीइंग डेवलप्ड बाय एज द आईटी हब्स एंड प्लग एज द की सेंटर? पटना, मुजफ्फरनगर, राजगीर और भागलपुर। तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा? 139 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इसमें भी इसने ऑप्शन पूछे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 एंड 2। मुजफ्फरनगर और भागलपुर नहीं है। ओके, नियर विच सिटी द गवर्नमेंट ऑफ बिहार कंप्लीटेड द लैंड एलोकेशन प्रोसेस टू डेवलप द स्टेट फर्स्ट जो फाइनटेक सिटी है? अच्छा, राजगीर, ठीक है जी। बिटना जो जो बिटा है यानी पटना, और मुजफ्फरनगर गया। अब इसमें कॉमन सेंस लगाओ, क्या होना चाहिए बताइए आप? पटना ही होगा भाई। इफ परवीन इज रिटन एज द, जो परवीन है उसको रिटन किया जाता है ओपीएक्स, ये सर्टेन कोड। तो ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ इसको कैसे सोल्व करना है। आप पहले तो आप ये देखो कि किस वर्ड से कितना आगे गया है, या आप ये देखो कि कोई इसका मतलब कि अपोजिट है या नहीं है। तो आप परवीन, आप ये देखो जो पी है वो पी किस पे आता है? पी आता है आपका ओपी, पी आपका 16 पे आता है, और ये कितने पे आता है? फिर 15 पे आता है, यानी कि एक इसमें क्या हुआ है? कम हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, कुंडन को इसने लिख दिया ओ, तो कुंडन को क्या लिखेगा? तो एक कम होगा दोस्तों, एक एक के से एक कम होगा, क्या देगा? जे। तो सभी में इन्होंने क्या दिया है? जे दिया हुआ है। ओके, तो फिर आगे दे दिया आर और इसने दे दिया पी, तो फिर ये 2 कम गया ये। तो यू से 2 कमाओ, तो हम इसे यू से 2 कमाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर ए आ गया, और ए से क्या क्या गया? ये एक्स गया, यानी एक्स, वाई और जेड। एक्स कितने पे हो गया? ये 24 पे, और ए कितने पे होगा? 21 पे, यानी इसमें 23 का डिफरेंस है। तो अगला वर्ड क्या आ जाएगा इसमें? के आ जाएगा, क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। तो वाई के, ये कट गया। अब ये देखो, अब जेड है, इसमें भी है, ठीक है जी, जेड। वी है, लास्ट देख लेते हैं अब। अन अन से किस पे गया है? ये जी पे, ठीक है। अल 12, अन किस पे आता है? 14 पे आता है, और जी किस में आता है? 7। तो 7 नंबर का डिफरेंस है एन। तो अन 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 कितने पे आता है? 14 पे, और इसका इतने का डिफरेंस कितने आ जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच, क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा इसका दोस्तों। अब ये सीरीज यदि ने 142.410, नहीं क्वेश्चन है ये, वो 142 का 4 10 33 136। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसमें देखो, इसने इसको कैसे किया है, इसको आप ऐसे करो, 4 दूनी 8 प्लस 2 10, फिर 10 गुणा में 3 30 प्लस 3 33, ठीक है जी। 33 किया तो ऐसे किया। अब इसको 2 से किया, इसको 3 से किया, ठीक है। 133 को 4 से, 133 को जब हम किससे करेंगे?
इसको हम 4 से करो। अब 136 को तुम 5 से गुणा करो, इसमें 5 ऐड कर दो, तो इसमें ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 680 प्लस 5 685। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 685। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 टू 500 आर डिविजिबल बाई 4 5 एंड 6। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, मतलब 100 से लेके जो 500 के बीच में ऐसे नंबर हो जो 5 से भी डिविजिबल हो, ठीक है जी, और 4 से भी डिविजिबल और 6 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा क्या है, आप इसका एलसीएम ले लो। किसका, 6 का, 4 का और 5 का। तो एलसीएम लेंगे, इसका 3, इसका 2 और इसका 5 का एज इट इज रह जाएगा। मतलब कि वो जो भी नंबर होगा वो 60 से नंबर है वो क्या होना चाहिए, मतलब कि वो मतलब कि डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे नंबर देख लो तो 100 से लेके और 500 के बीच में 60 से कितने नंबर डिविजिबल हैं। तो अब आपको ये काउंट करना पड़ेगा। तो मैंने पहले से काउंट किया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7। 144 का क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 ओ क्लॉक विल बी द हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी एट द सेम टाइम। तो किस टाइम पे वो दोनों वो सेम टाइम पे होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है इसकी बिल्कुल जो अगर आपकी इसकी है एक जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, वो है 16/11 इंटू में आपका जो फर्स्ट आवर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो 16/11 और फर्स्ट आवर हमारा कितना है 5 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300/11 और इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 27/3/11। ठीक है जी, और अब इसको भी हम इसमें सोल्व कर देंगे 27/3/11, यानी कि 5:27 लगभग लगभग सम, तो 5:27 तो यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 का सोल्व करते हैं दोस्तों। ये है फाइंड द मिसिंग वैल्यू, 20 25 30 16 21 26 25 30 35 9 14। तो हम इसको इसको कैसे सोल्व करके देख सकते हैं, इसको आप इनको जोड़ो, 20 25 20 में 5 जोड़ दिया, 25 में 5 जोड़ दिया, 30 16 5 जोड़ दिया, 21 21 में फिर कितने जोड़ दिया 5 26, 25 में 5 जोड़ दिया, 30 30 में 5 35, ओके 9 में 5 9 5 14 और इसमें 5 जोड़ कितना आ जाएगा 19। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 19, 5 5 इसमें जोड़ दिए। 146 का क्या है, अंतोष लिविंग होम टू गो टू एडुटोरिया। अच्छा जी, एडुटोरिया का एडवर्टाइजमेंट, एडुटोरिया द फर्स्ट गोइंग ईस्ट, मतलब पहले वो कहा जाता है, मान लीजिए ये अंतोष है जी, ठीक है जी, यहाँ से वो कहा जाता है, वो अंतोष गया ईस्ट में गया। ठीक है जी, देन टर्निंग राइट, अब वो राइट ले रहा अपना, तो राइट ले रहा तो वो कहाँ जाएगा साउथ में आ जाएगा। ठीक है जी, अभी देन ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस एंड, ठीक है जी, और अब वो वेस्ट में चला गया, अभी कहाँ चला गया, ये वेस्ट में आ गया दोस्तों। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट, अब ये इस साइड में जा रहा है दोस्तों, तो इसका इसका जो लेफ्ट होगा ना वो ये इस यहाँ आ जाएगा लेफ्ट। ठीक है जी, तो अब ये किस दिशा में आ गया, ये अब आ गया साउथ दिशा में। तो अब क्या पूछ रहा है, विच डायरेक्शन इज अंतोष करंटली फेसिंग। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा साउथ आ जाएगा। 147, जय इज करंटली 3 टाइम्स एज ओल्ड, एक मिनट, जो जय है वो करंटली 3 टाइम है एज ओल्ड एज शंकर 5 ईयर्स अगो, पहले साल फ्रॉम नाउ जय वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड नाउ शंकर, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इन द ईयर, मतलब सम ऑफ एज पूछा इसका। तो इसको हम कैसे मानेंगे, मान लेते हैं कि जो 3 साल पहले थी एज थी उसकी, ठीक है, तो एक मिनट, आपका जो शंकर है ना उसकी जो करंट एज है ना वो मान लेते हैं कितनी है, एक्स है, तो फिर अपने जो जय है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है जी, अब हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 3x से 5 साल के पहले का पूछ रहा है ये। ठीक है जी, और इसको हम करेंगे। ठीक है जी, जब हम इसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। जब हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ गई, तो मतलब कि जहाँ पर भी x है वहाँ पर 15 पुट कर दो और उसका आंसर पुट कर दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 60। अगर आप इस इक्वेशन को और इसको ऐसे सोल्व करके चलोगे तो आप कर लेना दोस्तों। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 148। ये दोस्तों है डाइस वाला क्वेश्चन है, जिसने क्या पूछा है, व्हाट नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट द नंबर 4। 4 के अपोजिट इसने पूछा है। तो जो 4 के अपोजिट आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 4 4 4, तो 4 वाला ये है जी, तो 4 ये है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं, फिगर 1 ये, फिगर 2 ये, तो 4 का अपोजिट क्या आ जाएगा 6, 4 का अपोजिट क्या आ गया 6 आ गया जी।
149 क्वेश्चन दोस्तों। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू आपको फाइंड करनी है जी। ये बता रहा 2 3 6 2 3 4 6 1 3 4 2 40। यहाँ मतलब 60 आ रहा है, यहाँ 40 आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं इसमें। 3 और 2 5, ठीक है जी। 5 और 6 5 11 और 11 और 4 15, ठीक है जी। 15 को इससे ही मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 60, ठीक है जी। अब इसको जोड़ो, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 40। अब इसको जोड़ो जी, 15 और 20 35, 35 और 3 38, 38 और 9 38 यानी कितने हो गए 47, और इसको 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 7 ही 21, इसके लास्ट में 1 आ गया तो देखो ऐसे सॉल्व हो गया। बी आंसर है इसका। ओके, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए है वो बी की बहन है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। सी इज द सन ऑफ डी। हाउ इज रिलेटेड टू ए टू बी। एक मिनट दोस्तों, इसको एक मिनट मैं जल्दबाजी में इसका आंसर गलत बता गया। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट जस्ट वेट। कितना था हमारा, ये 47 आया था, और 47 को हमने किससे मल्टीप्लाई करने हम उसको 40 से मल्टीप्लाई करें तो 188 आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा जल्दबाजी में गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए है, ठीक है जी, वो सिस्टर है किसकी, बी की। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। बी का हमें अभी नहीं पता है कि जो बी का जो जेंडर है वो क्या है, ठीक है जी। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी, अब हमें सी का जेंडर नहीं पता है क्या है जी, ठीक है जी। सी इज द सन ऑफ डी। अब सी का पता लग गया, और सन ऑफ डी है जी, ठीक है जी। सी इज द सन ऑफ डी, तो डी इसका पापा ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब पूछ रहा है कि ए इज रिलेटेड टू डी। ए का जो इसे क्या मतलब हो जाएगा, ए का इसे क्या मतलब है, ए का है जो इसे डी से क्या क्या मतलब हो जाएगा, तो बी, तो इसका क्या है, ये इसका पुत्र है, क्या है इसका पुत्र है ये। तो ओके दोस्तों, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने स्पेस वर्क दिया तो थोड़ा हम इसका यूज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन सोल्व किए दोस्तों। मैंने एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं छोड़ा नहीं किया, जहां मुझे लगा कंसेप्ट बताना चाहिए वो मैंने बताया। हम इसी प्रकार, हमारे पास अभी एग्जाम के रिलेटेड अभी 30 दिन है, मैं हर दिन आपको 150 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। अगर आप देखो डेडिकेशन के साथ मेरे साथ ज्वाइन करोगे तब, नहीं तो मैं एक दिन छोड़ के एक कराऊंगा, वो तो मेरा श्योर है। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, मैं आपको 45 क्वेश्चन यहाँ सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। आपका जितना भी रिविजन है मैं पूरा रिविजन करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। बट आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको अपना डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है जी। आपको जो मैं काम बोलूँ, आपको मैं बोलूँ कि आपको ये चीज़, जैसे मैंने आज आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि मतलब कि एक पीस प्राइज वाला मैंने आपको दिया था, एक आपको मैंने रिलेटेड जैसे महात्मा गांधी वाला मैंने दिया था, एक वो पटना वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था। वो क्वेश्चन आपको खुद को जाके देखना, क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और मैं दोस्तों लास्ट में एक बात यही बोलूँगा, सही वीडियो को आप आज देख लेना चाहिए, 5 दिन के बाद देख लेना। अगर आप सक्सेस नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, और हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो दोस्तों, तो क्योंकि दुनिया में बहुत कंपटीशन है, ठीक है। अगर आप एक बात ये सोच के देखो कि अगर आप एक दिन भी सुबह अगर 8 बजे उठते हो, और एक पर्सन अगर अर्ली मॉर्निंग अगर एक दिन 4 बजे उठता है, तो आपसे वो 4 घंटे आगे रहता है, और वो हमेशा लाइफ में आपसे 4 घंटे आगे रहेगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से फाइनली यही है। हम अब करेंगे नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज है, इस पे देखते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है आप लोगों का। लाइक शेयर एंड कमेंट करना दोस्तों, आपको कैसा मेरा जो इनिशिएटिव है कैसा लगा, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको पसंद आया तो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को एडिटोरियम में, और जो टेस्ट सीरीज नंबर